रीबर्थ ऑफ प्रिंसेस फॉर रिवेंज विद प्रिंस। एपिसोड 3। अब तक आपने पढ़ा कि रुद्र को अहेर की बातों से उसकी नफरत का एहसास होता है, जिससे रुद्र बहुत दुखी हो जाता है और उसके बाद एक्सीडेंट किसने करवाया बारे में पता लगाने चला जाता है। और अगली सुबह जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो कनक को होश आ जाता है। अब आगे। बेबी आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया ना। कनक ने जोर से अहीर का हाथ पकड़ा हुआ था और उसी आंखों में गिल्ट दिखाई दे रहा था। जब वही बगल में खड़े रुद्र ने सुना कि कनक अहीर को बेबी कह रही है तो वह कुछ नहीं कह पाया। वह बहुत सारी चीजें पूछना चाहता था, कंफर्म करना चाहता था, लेकिन ऐसी सिचुएशन में उसे ना पूछना ही बेहतर समझा। अहीर कनक के गले लगे हुए काम रहा था। फाइनली उसका टेम्परमेंट ऐसा था जिसे एक 4 साल के बच्चे का होना चाहिए, और वही डॉक्टर और नर्स साइड में खड़े होकर मदद के लिए रुद्र को देखने लगे। रुद्र ने धीरे से खांसा और कहा, बच्चे तुम्हारी मॉम अभी अभी होश में आई है, डॉक्टर को उनका चेकअप करने दो। ये सुनकर अहीर ने रुद्र को घूर कर देखा, लेकिन फिर भी अपनी मॉम के लिए धीरे से साइड हट गया। रुद्र ने अहीर का हाथ पकड़ लिया। अहीर उसका हाथ झटक देना चाहता था, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाया और वह घूर कर रुद्र को देखने लगा, लेकिन रुद्र ने उसके एक्सप्रेशन नोटिस नहीं किए और वह लगातार डॉक्टर और कनक को देखे जा रहा था। कनक ने रुद्र की पूरी बात सुनी थी, स्पेशली जब रुद्र ने उसे अहीर की मॉम कहा था, और तब उसे समझ में आया कि अहीर और उसका रिश्ता रुद्र के सामने आ चुका है। भले ही कनक ये बात रुद्र से छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन ये कनक का प्लान का हिस्सा नहीं था और सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। वह हमेशा ही इन सभी मामलों से अहीर को दूर रखना चाहती थी। आफ्टर ऑल ये सब बातें बड़ों के बीच की है और वह अपने बच्चे को इस मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी, लेकिन वह अहीर को अकेले अमेरिका में भी नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उसे अहीर को यहाँ लाना पड़ा था। अब जब रुद्र को पता चल गया था तो उसका एक बेटा है, तो रुद्र के शक जरूर बढ़ गए होंगे। और क्या होगा अगर रुद्र अहीर की आइडेंटिटी को चेक करेगा? यही कनक के दिमाग में चल रहा था कि अगर रुद्र ने अहीर की आइडेंटिटी चेक की और जब उसे पता चलेगा कि अहीर उसका खुद का बेटा है, तो वह उसके बेटे की कस्टडी लेने की कोशिश करेगा। वह जानती थी कि इतनी आसानी से रुद्र अहीर की कस्टडी नहीं ले पाएगा या फिर नहीं कोशिश करेगा, लेकिन जब उसने अहीर की तरफ देखा तो उसके थॉट्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गए। डॉक्टर ने कनक का बहुत अच्छे से चेकअप किया और जब उन्हें पता चला कि उसकी हालत काफ़ी स्टेबल है तो वह चले गए। ठीक उसी वक्त पायल भी वापस आई और जब उसने रुद्र को वहां देखा तो वह फिर से गुस्सा हो गई। उसने गुस्से में कहा, तुम यहाँ फिर से क्यों आ गए? तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम कैसे है? लेकिन रुद्र ने पायल की बात को पूरी तरह इग्नोर किया और अहीर को पायल की गोद में देते हुए बोला, एक बच्चे को इतने लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में रहना ठीक नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया है जिससे ये बीमार पड़ सकता है, और इतने छोटे बच्चों के लिए ये टाइम स्कूल जाने का होता है। क्या तुम इसकी टीचर नहीं हो? इसे किंडरगार्टन लेकर जाओ, मैं यहीं पर हूँ। उसकी बातें सुनकर अहीर और पायल दोनों ही उसे घूर कर देखने लगे, लेकिन रुद्र ने उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और कनक के बेड के पास जाकर अपना लाया हुआ ब्रेकफास्ट निकालते हुए बोला, मैंने घर के बटलर से कहकर एक अच्छा सा वेजिटेबल सूप बनवाया है, जैसा तुम्हें पसंद है, कि काफ़ी न्यूट्रिशियस है और तुम्हारे शरीर में खून बनाने में मदद करेगा। चलो थोड़ा सा खा लो। इतना कहकर उसने एक बाउल में सूप निकाल दिया। कनक को नहीं पता चल रहा था कि रुद्र क्या कर रहे वाला है, और उसके अलावा वह नहीं चाहती थी कि अहीर इन सब के बारे में ज़्यादा कुछ जाने। इसलिए उसने पायल की तरफ मुड़कर मुस्कुरा कर कहा, पायल प्लीज़ अहीर को यहाँ से ले जाओ, मिस्टर ठाकुर ठीक कह रहे हैं, उसे इस वक्त स्कूल जाना चाहिए, यहाँ हॉस्पिटल में रहना उसके लिए ठीक नहीं है। और तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक रहेंगी, और मेरे और मुझसे ठाकुर के बीच एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप, मैं इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, इसलिए वह मुझे इग्नोर नहीं करेंगे। और उसके अलावा मैंने सुना है कि अनिरुद्ध भी यहाँ आ रहा है, वह जल्दी आ जाएगा। वाओ, गॉडफादर कब आ रहे हैं? अहीर ने जबकि अनिरुद्ध वहाँ आ रहा है सुना तो उसकी आंखें चमकने लगी और उसने एक्साइटेड होकर पूछा, और वही उसके एक्साइटमेंट देखकर रुद्र के एक्सप्रेशन बदल गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह बदमाश बच्चा अनिरुद्ध को इतना पसंद क्यों करता है, और वह मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं करता। रुद्र को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन अचानक ही उसने कहा, मुझे डर है कि तुम डिसअपॉइंट हो जाओगी, लेकिन मिस्टर पाठक कुछ टाइम के लिए नहीं आ रहे हैं, इसलिए मुझे ही तुम्हारा ध्यान रखना होगा। क्या कहा आपने अभी? क्या उनके यहाँ ना आने का कोई खास कारण है? रुद्र की बात सुनते ही कनक काफ़ी नर्वस हो गई। पिछले 5 सालों में अनिरुद्ध उन सब के साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव करता था। भले ही वह काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन था, मगर फिर भी वह काफ़ी अच्छे से अपने बिजनेस को मैनेज करता था, और कोई चीज़ उसे यहाँ आने से रोक रही थी तो वह पक्का आरुषि होगी। क्या आरुषि के साथ फिर कुछ हुआ है? यही कनक के दिमाग में चल रहा था, और वही कनक के नर्वस एक्सप्रेशन देखकर रुद्र चिढ़ गया।
उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कनक के लिए अनिरुद्ध इतना जरूरी क्यों है। अहीर अनिरुद्ध को पसंद करता है ये फिर भी रुद्र बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन कनक भी अनिरुद्ध को पसंद करती है ये सोच से ही रुद्र का चेहरा काला पड़ गया। मुझे कैसे पता होगा, उनकी सेक्रेटरी ने फ़ोन किया था और कहा उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुई है, इसलिए वह नहीं आ सकते। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो, फिर भी तुम उनके लिए एक डिजाइनर थी हो, तुम उनकी फैमिली से कैसे कंपेयर किया जा सकता है। रुद्र ये नहीं कहना चाहता था कनक के साथ और ना ही यह बात कहना चाहते थे, लेकिन उसके मुंह पर उसका कंट्रोल ही नहीं रहा। रुद्र की बात सुनते ही अहीर के भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने अपनी धीमी आवाज में बुलाते हुए कहा, मेरे गॉडफादर आपसे कहीं ज्यादा बेहतर है। अगर वह यहाँ होते मोम को कभी चोट नहीं लगती और हम उनका परिवार है और उन्होंने कहा है कि जब हम चाहेंगे वह किसी भी वक्त मेरे डैड बन जाएंगे। अहीर की बात सुनते ही रुद्र की गुस्से की आग और भड़क गई और उसने कहा, तुम्हारे डैड बन जाएंगे? क्या तुम्हारे डैड नहीं है? एक डैड के होते हुए तुम्हें दूसरे डैड क्यों चाहिए? मेरे डैड मर चुके हैं, अहीर ने चिल्लाते हुए कहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी बातें सुनकर कनक हैरान हो गई, उसने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि अहीर रुद्र के साथ ऐसा बिहेव करेगा। उसके ऐसे बिहेवियर को देखकर कनक को लगने लगा कि जरूर अहीर को कुछ ना कुछ पता है, वरना वह रुद्र के साथ ऐसा अचानक से क्यों बिहेव करने लगा। वो कुछ कहना चाहती थी, उससे पहले ही अहीर पायल की गोद से जल्दी से उतरा और दौड़कर गुस्से में बाहर चला गया। अहीर रुको, कनक उसके पीछे जाना चाहती थी, मगर वह इतनी कमजोर थी कि अपनी बैठ से उठ भी नहीं पाए और वापस गिरने लगी, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि रुद्र ने उसकी मदद कर दी। पायल ने गुस्से में घर कर रुद्र को देखा और कहा, मिस्टर ठाकुर बहुत पावरफुल है, आप एक छोटे से बच्चे पर भी अपनी पावर इस्तेमाल कर सकते हैं ना। इतना कहकर वह गुस्से में वहां मुड़ी और अहीर के पीछे पीछे चले गई। इस वक्त रुद्र का दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था, स्पेशली जब अहीर ने ये कहा कि उसके पिता मर चुके हैं। अगर अहीर सच में उसका बेटा हुआ तो इसके आगे रुद्र सोचना भी नहीं चाहता था। सॉरी, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था, मैं इसके आगे रुद्र को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। कनक ने अपनी गर्दन में हिलाए और अपने इमोशंस काबू करते हुए कहा, नहीं, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, उसके पिता सचमुच मर चुके हैं। कनक के कोल्ड वर्ड एक चाकू की तरह रुद्र के दिल पर वार करे थे। डैड, वह कैसे मर गया? वह पूछना चाहता था, लेकिन वह आखिर में चुप रहा। अगर सामने बैठी औरत सचमुच उसकी पत्नी है तब उसे जरूर जानना होगा कि 5 साल पहले हुआ क्या है। कनक और कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, मिस्टर ठाकुर, मैं थोड़ी थकी हुई हूँ और आराम करना चाहती थी। अगर आपको कोई काम नहीं है तो प्लीज़ अगर किसी स्पेशल नर्स को अपॉइंट कर दीजिए, और मैं इस हालत में हूँ इसलिए कुछ टाइम काम नहीं कर पाऊंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ठीक हो जाए, यही सबसे अच्छी बात है, और उसके अलावा मैं तुम्हारा ध्यान पर्सनली रखूंगा। इतना कहकर रुद्र कनक के बेड के बगल में बैठ गया और फिर उसने कहा, तुम सूप पीने के बाद भी आराम से रेस्ट कर सकते हो, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन तुम्हें अपनी बॉडी पर ध्यान देना होगा। इतना कहकर रूप ने एक बाउल में सूप निकालकर कनक के सामने रख दिया, लेकिन उस सूप की महक से अचानक कनक को उल्टी आने लगी। उसे ऐसे देखकर रुद्र ने जल्दी से वह बाउल साइड हटाया, तब जाकर कनक ने एक राहत की सांस ली। जब रुद्र ने देखा कि कनक ये नहीं खा पाएगी तो वह और कुछ चीज लेने के लिए वहां से बाहर चला गया। रुद्र को वहां से बाहर जाता देख कनक ने सोचा कि वह वीडियो कॉल करके अनिरुद्ध से बात कर लेगी और आरुषि के बारे में पूछ लेगी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी रुद्र वापस आ जाएगा। रुद्र को देखते ही उसने जल्दी से अपना फोन कट गया और लॉक करके साइड में रख दिया। रुद्र की नजरें काफी तेज थी ये देखने के लिए। वह बिना कुछ कहे उसने दूसरा सूप कनक को दिया और कहा, तुम थोड़ा सा कुछ खा लो, तुम्हारा बहुत खून बह गया है और तुम्हारा दाहिना पैर भी टूटा हुआ है, तुम्हें रिकवर होने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। कनक ने इस बार उसे मना नहीं किया और लेकर सूप पीने लगी। तो पीते हुए उसने कहा, मिस्टर ठाकुर आप जा सकते हैं, मुझे कुछ प्राइवेट टाइम और स्पेस चाहिए, थैंक यू। कनक रुद्र को दूर रखना चाहती थी, लेकिन रुद्र ने उसकी बात नहीं मानी, बल्कि उसका सूप का बाउल साइड हटाकर वह कनक के बेड पर बैठ गया और धीरे से झुककर कनक के बहुत पास आ गया। उसे रोकने के लिए कनक ने अपना हाथ आगे किया और गुस्से में बोली, मिस्टर ठाकुर आप क्या कर रहे हैं? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, जैसे पहले मैं तुमसे जानता हूँ। रुद्र का चार्मिंग और हैंडसम चेहरा कनक के सामने था, लेकिन रुद्र की बदकिस्मती कि वह पहले वाली कनक नहीं थी जो उससे पागलों की तरह प्यार करती थी। उसने गुस्से में कहा, आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं आपको पहले से कैसे जान सकती हूँ? वो रुद्र को खुद से दूर करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वह थोड़ा सा पीछे जाती तो रुद्र उसके और करीब आ जाता। रुद्र ने उसे देखते हुए कहा, रियली?
जब तुम मुझे पहले से नहीं जानती हो तो तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? और अब तुम मुझसे यह मत कहना कि तुम मुझसे नफरत नहीं करती, मैं अंधा नहीं हूँ। रूथ ने भले ही बहुत शांति से भी यह बात कही थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। रुद्र की बातें सुनकर कनक की भौहें आपस में सिकुड़ गई। वह इस आदमी से 5 साल नहीं मिली कि आदमी इतना कैसे बदल गया और कैसे अनजान औरतों को अपने पास आने दे सकता है। उसने कहा, मिस्टर ठाकुर, शायद आप भूल गए हैं कि जैसे ही मैं आपकी कंपनी आए आपकी गर्लफ्रेंड ने मुझे बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया और उसके बाद आप पर्सनली मेरे घर आए और मेरे साथ बदतमीजी की, और अब आप ही की वजह से मैं यहाँ हॉस्पिटल बेड पर पड़ी हुई हूँ और अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती, तो मैं आपसे नफरत क्यों नहीं करूँ? इस वक्त कनक की आंखों में जो नफरत दिखाई दे रही थी, उसने रुद्र को अंदर तक तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वह अपनी जगह से नहीं हिला और उसने अपने एक हाथ से कनक के चेहरे को पकड़ लिया। कनक अपने चेहरे पर रुद्र की गर्म सांसें महसूस कर सकती थी, जिसकी वजह से वह काफी नर्वस हो गई थी। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम चाहते क्या हो रुद्र ठाकुर? मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, ये हॉस्पिटल है। कनक की आवाज कांप रही थी। वह अपनी सारी ताकत लगाकर रुद्र को दूर करने की कोशिश कर रही थी। रुद्र अपना चेहरा कनक के करीब लेकर आने लगा। कनक की पूरी बॉडी जम गई। 3 सालों की शादी में उनके बीच जो कुछ भी मोमेंट्स हुए थे उसके दिमाग में घूमने लगे। वह हमेशा ही सोचती थी कि यह इंसान उसकी पूरी जिंदगी है, लेकिन उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यही इंसान उसका बुरा सपना बन जाएगा। उसने चद्दर को अपनी मुट्ठी में बहुत तेज मुट्ठियों में पकड़ लिया। जैसे जैसे रुद्र का चेहरा उसके और नजदीक आता जा रहा था, उसके दिल की धड़कन और तेज होती जा रही थी। जब रुद्र के होंठ कनक के होठों से सिर्फ 1 सेंटीमीटर दूर थे, तो वह रुक गया। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। 5 सालों के बाद भी वह पहले की तरह ही बहुत हैंडसम था, लेकिन वह अब इस शक्ल से नफरत करती थी, और खास करके तब जब रुद्र की वजह से उसके बच्चे इतना कुछ सह रहे थे। यही सब सोचते हुए कनक ने अचानक अपना हाथ उठाया और बहुत ही तेज थप्पड़ रुद्र को मार दिया। उस थप्पड़ की आवाज पूरे रूम में गूंजने लगी। रुद्र ने भी कनक की आंखों में अपने लिए वह नफरत देखी थी, और वह नफरत रुद्र के दिल पर चाकू की तरह वार कर रही थी। उसका चेहरा दर्द के मारे तप रहा था, लाल हो गया था, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसने धीरे से अपने चेहरे पर हाथ रखा और कहा, क्या इतना बस है तुम्हारे लिए? अगर नहीं है तो तुम मुझे एक और थप्पड़ मार सकती हो। इतना कहकर रुद्र ने अपना दूसरा गाल कनक के सामने कर दिया, और कनक हैरान हो गई, इसके सामने बैठा इंसान रुद्र है भी या नहीं? वह पहले वाले रुद्र तरह क्यों नहीं बिहेव कर रहा? पहले रुद्र कितना एरोगेंट था, कोई उसे छू तक नहीं सकता था, थप्पड़ मारना तो दूर की बात है। कनक को अभी भी अच्छे से याद था कि कुछ सालों पहले रुद्र को किसी ने जानबूझकर अपने पैरों से मारने की कोशिश की थी, और उसने लगभग उसके पैर इतने बुरी तोड़े थे कि वह कभी चल नहीं पाया। थप्पड़ मारने के बाद उसे भी यही डर था कि रुद्र का गुस्सा अपने आपे से बाहर हो जाएगा, लेकिन ऐसा करके वह साबित क्या करना चाहता है? कनक को देखते हुए रुद्र की आंखें काफी नर्म थी, जैसे कनक वह लड़की है जिसे वह बहुत प्यार करता है। कनक ने ऐसी आंखें पहले भी देखी है, जब रुद्र प्रिया को देखता था, लेकिन जब उसे इस तरह देख रहा था तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने जल्दी से अपना सर दूसरी तरफ घुमा लिया और रुद्र की नज़र को अवॉइड करने लगी, और फिर उसने कहा, रुद्र ठाकुर, तुम ऐसा कर क्यों रहे हैं? तुम यह मत सोचना कि ऐसा करने से मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है मुझे कितना नुकसान पहुंचा या मेरी कितनी बेइज्जती की थी, और यह कार एक्सीडेंट भी। और उसके अलावा क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था? वह ये सब कहते हुए इधर उधर देख रही थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह रुद्र की आंखों में देखे। कनक को इस तरह देखकर रुद्र ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। कनक अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर वह काफी थकी हुई और कमजोर थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर ठाकुर, आप कर क्या रहे हैं? मैंने तुमसे पूछा था तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं? तुम मुझे बताओ, जो तुम चाहती हो वह मैं तुम्हें दूंगा, मेरी जान भी। रुद्र ने यह बात बहुत ही सिंसियरली कही थी। उसकी खूबसूरत नीली आंखें लगातार कनक की देखे जा रही थी। कनक की दिल की धड़कन अचानक से रुक गई और उसे बहुत दर्द महसूस होने लगा। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर ठाकुर, फ्लर्टिंग करने में सचमुच बहुत अच्छे हैं। हम अभी अभी कुछ दिनों पहले ही मिले हैं और आप मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं। क्या आपको डर नहीं है कि आपकी गर्लफ्रेंड मिस प्रिया को जलन होने लगेगी? या फिर यह आपकी ट्रिक है जो आप अक्सर लड़कियों को इस्तेमाल करते रहते हैं? कनक को इस वक्त रुद्र से काफी नफरत हो रही थी। अगर पास्ट होता और रुद्र उससे कहता कि वो उससे प्यार करता है तो वह बहुत खुश होती, लेकिन उसने कभी उससे प्यार नहीं किया। 3 सालों की शादी में वह लगातार रुद्र के पीछे भागते रही, लेकिन रुद्र हमेशा उससे रूडली बिहेव करता, और जब वह प्रेग्नेंट थी तब भी रुद्र उसे आग में जलाकर मारने की कोशिश की। और अब उससे प्यार दिखाकर प्यार से बात करना बेफिजूल है।
अचानक से कनक का दर्द से चेहरे पर दिखाई देने लगा। जो रुद्र ने भी देखा उसने कनक का एक हाथ पकड़ा और अपने चेहरे पर रख दिया, जो बुरी तरह से जल रहा था। कनक अपना हाथ पीछे खींचना चाहती थी लेकिन रुद्र की पकड़े इतनी मजबूत थी कि वह ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी कनक उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी। उसे इस तरह देखकर रुद्र का लगा जैसे वह लोग अपने पुराने दिनों में वापस पहुंच गए हैं, जब वह उससे बहुत प्यार करती थी। वह हमेशा ही उससे रूड बिहेव करता था लेकिन उसके जाने के बाद उसे एहसास हुआ था कि वह उससे कितना प्यार करता है और वो उसके लिए क्या मायने रखती थी। लेकिन जब वह वापस आ गई है तो वह अपने साथ रखने के लिए उसकी कोई भी बात मानेगा, चाहे वह कुछ भी क्यों ना करे। उसने प्यार से कनक की तरफ देखते हुए कहा, मैं कभी किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं करता, मैं सिर्फ अपनी वाइफ के साथ फ्लर्ट करता हूँ। रुद्र की आवाज़ बहुत गहरी और धीमी थी, जिसमें बहुत सारा प्यार भरा हुआ था। कनक ने अपने आसपास जो गुस्से की दीवार बना रखी थी वह लगभग टूटने ही वाली थी। उसकी आंखों में, उसकी आवाज़ में उसके लिए कितना प्यार दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही उसने रुद्र के मुंह से उसके दिल में दर्द होने लगा। क्या अभी भी इस इंसान को उसकी पत्नी याद है? उसने रुद्र तो देखते हुए कहा, मिस्टर ठाकुर आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं, मैं सिया हूँ, आपकी बीवी नहीं। जब रुद्र का ध्यान उसकी तरफ नहीं था तो कनक ने अपनी सारी ताकत लगाकर उसका हाथ वापस खींच लिया। कनक को अभी भी अपने हाथ पर के चेहरे की गर्माहट महसूस कर सकती थी, लेकिन इस चीज को इग्नोर करने के लिए उसने अपना हाथ चादर के अंदर छुपा लिया। कनक के हाथ हटाते ही रुद्र को लगने लगा कि उसका चेहरा, उसका हाथ फिर से खाली हो गए हैं, जैसे उसका दिल खाली है। 5 सालों तक, कई रातों तक वह बिना सोए उस कमरे में करवट बदलता रहा था। फाइनली 5 साल बाद वह वापस आ गई है। उसके सामने उसकी खुशी, उसका गुस्सा, उसकी नफरत, सब कुछ उसे देखने को मिल रहा है। और यह सब महसूस कर तो वो अपने दिल में गर्माहट महसूस हो रही थी। उसने ये ठान लिया कि अगर कनक ये बात नहीं मानना चाहती कि वह उसकी पत्नी है तो वह छोड़ देगा इस वक्त। एक दिन वह खुद आकर उससे कहेगी या फिर वह खुद पता लगा लेगा कि कनक ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। यही सोचकर रुद्र मुस्कुराया और उसकी मुस्कुराहट देखकर कनक चिढ़ गई और उसने कहा, क्या तुम पागल हो गए हैं रुद्र ठाकुर? मैं तुमको वार्न करती हूँ, तुम यह मत सोचना कि इस हालत में मैं तुम्हें मार नहीं सकती। अगर तुम मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हो तो मैं तुम्हें। इसके आगे कनक कुछ कहती उससे पहले ही रुद्र ने उसकी बात बीच में रखते हुए कहा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस यहाँ तुम्हारे साथ रुकना चाहता हूँ और तुम्हारी देखभाल करना चाहता हूँ जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। इतना बोलकर रुद्र खड़ा हुआ और सारे बर्तन उठाने लगा। बाथरूम में से पानी की आवाज आ रही थी। रुद्र बर्तन धो रहा था। रुद्र की इन हरकतों से कनक का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया था। उसके सामने खड़ा इंसान सचमुच रुद्र ठाकुर है, वही रुद्र ठाकुर जिसे वह जानती है। अगर वही है तो थप्पड़ खाने के बाद भी उसने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? इतनी आसानी से कैसे जाने दिया? वह आदमी सचमुच एक चालाक लोमड़ी है। फिर उसने कुछ नोटिस कर लिया, इस वजह से अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है। जब कनक यही सब अपने मन में सोच रही थी तब रुद्र बाथरूम से बाहर आया और उसने गर्म पानी में भीगा हुए टॉवल कनक को देते हुए कहा, इससे तुम खुद को खुद साफ कर लोगी या मैं तुम्हारी मदद कर दूं? नहीं, मैं अपने आप कर लूंगी। कनक ने जल्दी से उसका हाथ से टॉवल ले लिया। अब तो कनक को पक्का यकीन हो गया था कि रुद्र के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है, उसका ख्याल रख रहा है। उसने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें कंपनी नहीं जाना? तुम्हारे कंपनी में बहुत सारी चीजें हो रही होंगी और इस एक्सीडेंट की वजह से मुझे डर है कि रिपोर्टर्स ने पहले ही बहुत बड़ा बवाल खड़ा किया होगा, है ना? क्या तुम्हें सबके सामने जाकर एक्सप्लेन नहीं करना है? कनक किसी भी कीमत पर रुद्र को वहां से दूर भेजना चाहती था। उसके सामने बैठा रुद्र बहुत ही स्ट्रिक्ट था और उसकी प्रेजेंस से कनक अपने आप पर काफी प्रेशर महसूस हो रहा था। जब पास में रुद्र उसके साथ बहुत हीरोइन बिहेव करता था तो ही ठीक था, वह अब उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है। वह सब इतना जेंटल और केयरिंग है कि इसके आगे कनक को कुछ सोचती उससे पहले उसने अपना सर झटक दिया और खुद को ही याद दिलाया, तुम क्या सोच रही हो? तुम ये भूल गई हो तुम क्यों वापस आई थी और क्या तुम इंसान के पास वापस जाना चाहती हो? क्या तुम भूल गई 5 साल पहले का वह दर्द? क्या तुम भूल गई तुम्हारी बेटी जो इस वक्त हॉस्पिटल बेड पर जिंदगी और मौत से लड़ रही है सिर्फ इंसान की वजह से? उसने अपने हाथ में टॉवल कसकर पकड़ा और कोल्ड आंखों से रुद्र को देखते हुए बोली, रुद्र, मुझे नहीं पता कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मगर तुम्हारा यहाँ होना मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है, तुम प्लीज चले जाओ। रुद्र को ऐसी चीजों की आदत नहीं थी। वह इतनी ऊंची पोजीशन पर था कि कोई उसके साथ इस तरह बात नहीं कर सकता था। सब उसकी रिस्पेक्ट करते थे, प्रिया भी भले ही किसी और कारण से, लेकिन वह इतने सालों से उसके साथ रहती थी और उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी। सिर्फ कनक, सिर्फ उसकी बीवी में इतनी हिम्मत थी जो वह रुद्र पर चिल्ला सके और उसे डांट सके।
लेकिन कनक की बातों से रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब भी वह कनक के सामने होता तब भले ही कनक उसे डांटे, उस पर चिल्लाए, लेकिन वह चाहता कि कनक बस बोलती है और वह सुनता रहे। इतना सब कुछ होने के बाद भी जब कनक ने देखा कि रुद्र से प्यार से देख रहा है, तो उसके दिमाग में एक ही ख्याल आया कि क्या उस गाड़ी ने रुद्र कभी एक्सीडेंट कर दिया था, जिसकी वजह से उसका दिमाग खराब हो गया है, वरना वह इतना अब नॉर्मल क्यों बिहेव करेगा। उसने अपनी नज़र उस पर से हटाए और गुस्से में बोली, रुद्र मैंने कहा तुम बाहर चले जाओ। तुम्हारे लिए इतना इनकन्वीनियंस क्यों है? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। इतना कहकर रुद्र ने एक गुनगुने पानी का ग्लास वहीं भरा और रख दिया और ठीक कनक के बेड के सामने का उस पर बैठकर अपना लैपटॉप निकाल लिया और धीरे से बोला, तुम्हें चोट लगी हुई है, तुम्हें आराम करना चाहिए, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ लगा देना, तुम्हें मुझे एक बॉस की तरह ट्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कनक ने उसे गुस्से में घुरा और कहा, तुम ठाकुर कॉरपोरेशन के बॉस हो, मैं तुम्हें एक मेल नर्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकती, और उसके अलावा यहाँ पर एक जेंडर इशू भी है। अगर तुम्हारे अपने ऊपर और अपने इमोशन के ऊपर इतना अच्छा कंट्रोल है तो तुम्हें डर किस बात का है, या फिर तुम्हारा मुझे लेकर कुछ अलग ख्याल है? रुद्र ने उसकी तरफ देखते हुए चमकती हुई आंखों से कहा, और उसकी आंखों को देखकर कनक और चिढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पिछले 5 सालों में रुद्र, जो हमेशा ही लड़कियों से दूर रहता था, वह फ्लर्टिंग में इतना एक्सपर्ट क्यों हो गया है। उसने कहा, मुझे वॉशरूम जाना है और मेरा पैर टूटा हुआ है, तो मुझे किसी लड़की की ज़रूरत होगी और तुम्हारा यहाँ होना ठीक नहीं है। वह खुद को शांत करने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर रुद्र का वह होना उसे गुस्सा दिला रहा था। कनक की बात सुनते ही रुद्र जल्दी से खड़ा हुआ और अपना कोट निकालकर काउच पर रखने के बाद जल्दी से कनक के पास गया और उसे प्रिंसेस स्टाइल्स में कैरी कर लिया। तुम कर क्या रहे हो? कनक ऐसे करने से हैरान हो गई, लेकिन खुद को बचाने के लिए उसने रुद्र की शर्ट को पकड़ लिया। कनक की तेज पकड़ के वजह से रुद्र की शर्ट के ऊपर के 2 बटन टूट गए। तुम कर क्या रही हो? अगर तुम्हें मुझे देखना है तो तुम साफ साफ बोलो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रुद्र ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, और उसकी बातें सुनकर अपने आप ही कनक का चेहरा लाल पड़ गया। तुम्हें कौन देखना चाहता है? गेट लॉस्ट। कनक ने रुद्र को धक्का दिया। धक्का लगने की वजह से रुद्र का बैलेंस बिगड़ गया और वह गिरने लगा, लेकिन उसकी गोद में कनक थी जिसे वह चोट लग नहीं दे सकता था, इसलिए वह खड़ा रहने की कोशिश करने लगा और इसी कोशिश में दोनों एक साथ बेड पर गिर गए और उनकी पोजीशन थोड़ी सी ऑकवर्ड हो गई। आह! हैरानी की वजह से कनक के मुंह से चीख निकल गई। उसे अपने ऊपर रुद्र की गर्म बड़ महसूस हो रही थी और उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। एक वक्त ऐसा था जब वह हमेशा रुद्र के आसपास रहना चाहती थी, एक पत्नी होने के नाते रुद्र का प्यार चाहती थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। वही रुद्र को कनक के आसपास से एक जानी पहचानी सी खुशबू महसूस हो रही थी। वही जानी पहचानी खुशबू जो है उसकी यादों में बसी हुई थी और जो हमेशा उसके कमरे में महसूस होती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सपने में है। कनक। रुद्र धीरे से बड़बड़ाया और अपना चेहरा धीरे से नीचे की तरफ ले गया। उसके होंठ कनक के होठों की तरफ बढ़ने लगे। अचानक से उन दोनों के कानों पर एक तेज रिंगटोन की आवाज़ सुनाई दी और कनक को ऐसा लगा जैसे वह अपने सपने से उठ गई, और होश में आते ही उसने रुद्र को खुद से दूर धक्का दे दिया। अभी भी उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। कनक के ऐसा करने से रुद्र बेड से खड़ा हो गया। उसने खड़े होकर कनक के बजते हुए फ़ोन की तरफ देखा और उस फ़ोन को लेना चाहता था, लेकिन कनक उससे ज़्यादा तेज थी और उससे पहले ही कनक ने फ़ोन पकड़ लिया। अनिरुद्ध। जैसे ही उसने अपने फ़ोन पर अनिरुद्ध का कॉलर आईडी देखा, उसके सारे इमोशंस गायब हो गए और वह सच्चाई में वापस आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करने वाली थी और वह रुद्र को अपने इतने करीब कैसे आने दे सकती है। वह जल्दी से उठकर बैठ गई। भले ही यह उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन उसने और रुद्र से मदद लेने से इनकार कर दिया और जल्दी से फ़ोन उठाया। तभी उसे दूसरी तरफ से अनिरुद्ध की आवाज़ सुनाई दिया, क्या तुम ठीक हो? मैंने एक्सीडेंट के बारे में सुना, मैं तुम्हें देखने के लिए आने वाला था, मगर यहाँ पर आरुषि को मेरी ज़रूरत थी, इसलिए मैं नहीं आ पाया। अनिरुद्ध की बातों में कनक के लिए चिंता साफ दिखाई दे रही थी और जिसे रुद्र को गुस्सा आने लगा। इस वक्त कनक के पास रुद्र की सोच और एक्सप्रेशन पर ध्यान देने का कोई टाइम नहीं था। जैसे ही उसने सुना कि आरुषि की सिचुएशन ठीक नहीं है, वह पैनिक करने लगी। वो कैसी है? क्या वह सीरियस है? तुम चिंता मत करो, वह ठीक है, मगर मैं उसे छोड़कर नहीं आ सकता। मैं यहाँ ठीक हूँ, मेरे बारे में चिंता मत करो, बस छोटी मोटी खरोच आई है, कुछ आराम करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी, प्लीज़ तुम आरुषि का ध्यान रखो। इस वक्त कनक के सारे विचार आरुषि के ऊपर टिके हुए थे। वह अपनी बेटी से हजारों किलोमीटर दूर थी और उसका ध्यान नहीं रख सकती थी, और वह इस वक्त इतना मजबूर महसूस कर रही थी, वह सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है।
इस वक्त रुद्र को सिचुएशन समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन कनक का अनिरुद्ध इतने अच्छे से बात करना उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं आ रहा था। वह उसकी है, लेकिन उसे दूसरे आदमी की फोन कॉल की कितनी चिंता है, उसके और अनिरुद्ध के बीच में रिश्ता क्या है? यही सब सवाल रुद्र के दिमाग में घूम रहे थे। दूसरी तरफ से अनिरुद्ध कनक से कुछ कहना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही रुद्र ने कनक के हाथों उसका फोन छीन लिया और कोल्डली कहा, मिस्टर पाठक, आप अपने मामले पर ध्यान दीजिए और जहां तक बात रही सिया की, मैं यहाँ हूँ उसका ध्यान रखने के लिए। रुद्र ठाकुर, तुम कर क्या रहे हो? मुझे मेरा फोन वापस दी, कनक चिल्लाई। उसे अपनी बेटी आरुषि की बहुत चिंता थी, इसलिए वह अनिरुद्ध से और बात करना चाहती थी, उसके बारे में पूछना चाहती थी और उसके अलावा आरुषि से भी बात करना चाहती थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी रुद्र उससे उसका फोन छीन लेगा। इस वक्त रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कनक क्या सोच रही है। वह अपनी जलन की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। दूसरी तरफ से अनुरोध कुछ कह पाता उससे पहले ही रुद्र ने कॉल कट कर दिया और मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, जिससे कनक और गुस्सा आ गया। वो गुस्से में चिल्लाई, रुद्र, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वह मेरा फोन है, वह मेरे बॉस है, मेरे दोस्त है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन कट करने की? इस वक्त कनक एक जंगली बिल्ली की तरह लग रही थी, जिसके पूंछ पर किसी ने पैर दे दिया है। उसकी बातें और उसके एक्सप्रेशन एक चाकू की तरह रुद्र के दिल पर वार कर रहे थे। उसने कनक की तरफ देखते हुए कहा, तुम जाना चाहते हो ना? क्यों? मैं तुम्हें आज बताता हूँ क्यों। रुद्र बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसके सामने बैठी औरत उसकी पत्नी थी, भले ही उसने अपना चेहरा बदल लिया हो, आवाज बदल ली हो और अभी भी अपनी आइडेंटिटी मानने के लिए तैयार ना हो, लेकिन सच्चाई यही थी कि वह उसकी पत्नी थी। वह 5 साल पहले चुपचाप गायब हो गई और जब वापस आई है तो उसी के सामने किसी और आदमी के साथ बात कर रही है इतने प्यार से। क्या उसे सचमुच लगता है कि वह ये सब बर्दाश्त करेगा? उसने कनक को अपनी तरफ खींचा और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिया। वह कब से उसे किस करना चाहता था, मगर उसके सामने बैठी हार्टलेस औरत उसके साथ लुका छुपी खेल रही थी और उसके अलावा किसी और आदमी से इतने मुस्कुराकर बात कर रही है। वह ऐसी चीजें कैसे बर्दाश्त कर सकता है? अपने गुस्से और जलन के कारण रुद्र के साथ काफी रूड हो गया था। जब रुद्र ने कनक को किस किया तो वही एहसास उसे एक बार फिर हुआ, जो 5 साल पहले कहीं गुम हो गया था, और उससे वही जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। भले ही कनक पहले से अलग दिखती है और अपनी आइडेंटिटी मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन रुद्र से इस मामले में गलती नहीं हो सकती, वह उसी की पत्नी है। रुद्र कनक को बेतहाशा किस किए जा रहा था, जैसे वह इस किस के जरिए ही अपनी 5 साल की तड़प को कनक को दिखाना चाहता हो। रुद्र के इस तरह करने से एक पल के लिए कनक का दिमाग ब्लैंक हो गया, लेकिन अचानक से उसके सामने वह 5 साल पहले वाली आग और आरुषि का पिला चेहरा दिखाई देने लगा। ये याद आते ही वह रुद्र को खुद से दूर धक्का देने लगी, लेकिन रुद्र की पकड़ मजबूत होने की वजह से वह ऐसा नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने रुद्र की जीभ को बहुत जोर से बाइट किया। उस दर्द की वजह से रुद्र ने कनक को छोड़ दिया और अगले ही पल उसे अपने चेहरे पर कनक का एक और थप्पड़ महसूस हुआ। रुद्र कमीने इंसान, थप्पड़ मारने की वजह से कनक का खुद का हाथ सुन पड़ गया था। इससे महसूस किया जा सकता था कि उसका थप्पड़ कितना तेज था और उम्मीद के मुताबिक रुद्र का चेहरा तुरंत सूज गया, लेकिन फिर भी रुद्र को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह कनक की गुस्सा और नफरत से भरी आंखों में देख रहा था। जब जब उसे याद आता कि कनक अनिरुद्ध से कितने अच्छे से बात करती है तो उसके दिल में दर्द होने लगता। उसने कहा, हाँ, मैं का तारानकन हूँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करना चाहती हो और मुझसे क्या करवाना चाहती हो। तुम्हें मुझे बताना होगा, मैं तुम्हें कुछ सभी चीजें दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। इतना कहकर रुद्र वहां से खड़ा हुआ और वोट से बाहर जाने लगा। ठीक उसी वक्त ऋषि वहां आया और रुद्र को इस तरह देखकर उसने पूछा, सर, आपका चेहरा, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, रुद्र ने कहा और उसके साथ रूम से बाहर चला गया। लेकिन कनक ने रुद्र की बातों को अपने दिल पर नहीं लिया। अगर यह 5 साल पहले वाली कनक होती तो कभी ऐसा नहीं कहता। वह भी ऐसा कह रहा है क्योंकि वह ग्रुप की डिजाइनर है और वह ग्रुप और कनक की मदद से ठाकुर कॉरपोरेशन को और बड़ा बनाना चाहता है। सिर्फ यही कारण है, इसलिए वह उसकी जैसे अनजान चेहरे वाली औरत से ऐसी बातें कर रहा है। भले ही कनक ने ऐसी वजह पैदा की थी जिससे रुद्र को उस पर शक हो, लेकिन वह किसी भी और इंसान से बेहतर रुद्र को जानती थी। 3 साल की लगातार कोशिश के बाद भी वह रुद्र के दिल में जगह नहीं बना पाई थी, यहाँ तक कि उस इंसान के दिल में अपने खुद के बच्चे के लिए जरा सी भी दया नहीं थी, तो रुद्र सिया से कैसे अट्रैक्ट हो सकता है। ये सब सोचते हुए कनक की आंखों से आंसू बहने लगे। उस इंसान से प्यार करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और उसके लिए सबसे बुरी बात यह थी कि वह इंसान कभी उससे प्यार करता ही नहीं था,
अभी उसके साथ अच्छा बिहेव इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी मदद से अपने बिजनेस को फायदा पहुंचाना चाहता था। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, यही सोचकर उसने अपने आंसू पोंछे और अपना फोन वापस लेकर जल्दी से अनिरुद्ध को कॉल किया। एक रिंग के अंदर ही अनिरुद्ध ने कॉल पिक कर लिया और पूछा, सिया वह तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल से नहीं कर रहा है ना, या फिर कर रहा है? नहीं, उसके लिए अभी भी मैं एक अजनबी हूँ। अनिरुद्ध, मेरी बेटी कैसी है? क्या उसकी सिचुएशन खराब हो गई है? यह ऐसी बात थी जिसे कनक कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आरुषि बिल्कुल ठीक है। जब मैंने सुना कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है तो मैं बहुत घबरा गया था और मैंने अपनी सेक्रेटरी को फ्लाइट रेडी करने के लिए बोल दिया, लेकिन मैं वहां से निकलता उससे पहले ही उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई क्योंकि मैं उसके आसपास नहीं था। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब उसकी सोल्यूशन बिल्कुल स्टेबल है। क्या मैं उससे वीडियो कॉल करके बात कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, लेकिन वहां पर रुद्र तो नहीं है ना? अनिरुद्ध काफी चिंता में था। वह बाहर चला गया है, उसका असिस्टेंट ऋषि आया था। मैं अपनी आरुषि को देखना चाहती हूँ। ओके, 2 मिनट होल्ड करो। अगले ही सेकंड अनिरुद्ध ने उसे वीडियो कॉल किया तो कनक ने जल्दी से पिक कर लिया। 4 साल की प्यारी सी गुड़िया उन्हें वीडियो पर दिखाई दी। वह बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल गुड़िया की तरह, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसे देखकर कनक ने कहा, आरुषि। मोम। आरुषि की आवाज कमजोर थी मगर उसकी आवाज में बहुत खुशी थी। मॉम, आप मेरे भाई के साथ कहाँ चले गए हो? डैड बोल रहे हैं कि आप लोग बाहर गए हो। आप लोगों मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? आरुषि बेड पर बैठी हुई अपने हाथ में एक छोटे से टेडी बेयर को पकड़कर उसे कंप्लेन कर रही थी। कनक ने उसे देखते हुए कहा, मोम यहाँ काम के लिए आए हैं बेटा, मुझे वहाँ वापस आने में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन जब मैं वापस आऊंगी तो मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी टॉयज और कैंडल्स लेकर आऊंगी। ओके? आप मुझे अपने साथ नहीं ले गई क्योंकि मेरी तबीयत खराब है ना? आरुषि ने अपनी कमजोर आवाज में कहा और उसकी सी मासूम आंखें आंसू से भर गई। नहीं नहीं मम्मी, यहाँ सचमुच बिजनेस के काम से आई है। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो अपने डैड से पूछ लो, मुझे आपकी बहुत याद आती है। जब मोम वापस आएंगी तो तुम ठीक हो जाओगी, उसके बाद हम लोग पूरा दुनिया घूमने चलेंगे। जहाँ तुम जाना चाहोगी मैं वहाँ तुम्हें लेकर चलूंगी। ओके? अपनी बेटी को इस साल में देखकर कनक को बहुत जोर जोर से रोना चाहती थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसे इस तरह देखकर उसकी बेटी परेशान हो, इसलिए उसने खुद की इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ था। अगर उसे पहले एहसास हो गया होता है कि रुद्र इतना बुरा इंसान है तो वह कब का उससे रिश्ता तोड़कर अपने बच्चों के साथ कहीं दूर चली गई होती। अगर उसने ऐसा किया होता तो उसके बच्चे इस हाल में नहीं होते। 4 साल की उसकी मासूम सी बच्ची कभी हॉस्पिटल और घर के अलावा कहीं नहीं गई। इस माँ होने के नाते यही सब सोचकर कनक दिल में काफी दर्द हो रहा था। वहीं आरुषि जब अपनी मॉम की आंखों में आंसू देखे तो उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए कहा, आप मेरी चिंता मत करो, अपने काम पर फोकस करो। मैं आपके और भाई के वापस आने का इंतजार करूंगी, उसके बाद मैं भाई के साथ बाहर खेलने जाऊंगी। ओके? अपने गॉडफादर की सारी बातें सुनना, मॉम को काम है। बाय मॉम। आरुषि ने अपना हाथ हिलाया और कॉल कट हो गया। कॉल कट होते ही कनक अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए और रोने लगी। ठीक उसी वक्त दरवाजा खुला और रुद्र अंदर आया। रुद्र को अंदर आते हुए देखते ही उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिया, मगर फिर भी रुद्र ने देख लिया था। क्या हुआ? वो जल्दी से कनक के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कनक में अपने हाथों में फोन पकड़ा हुआ है और इस वक्त भी मोबाइल का स्क्रीन ऑन था, जिस पर साफ दिखकर पता चल रहा था कि कनक अभी अभी अनिरुद्ध से वीडियो कॉल पर बात करी थी। रुद्र ने कनक की आंसुओं से भरी हुई आंखों की तरफ देखा। जिस तरह से कनक उसे देख रही थी उसे लग रहा था कि वह रुद्र को जान से मार देना चाहती हो। ये देखकर रुद्र ने जो अपना गुस्सा दबा लिया था वह फिर से बढ़ गया। तुम अच्छा महसूस नहीं कर रही थी इसलिए अनिरुद्ध को फोन किया है ना? तुमने उसे यह बताया कि मैं तुम्हारा ध्यान रखने के लायक नहीं हूँ और मेरी वजह से ही तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हो गया है ना? क्या अनिरुद्ध ने तुम्हें दिलासा दिया या फिर उसने ये कहा कि जल्दी से जल्दी अमेरिका वापस आ जाओ? या फिर तुमने अनिरुद्ध को यही बताया कि मैंने तुम्हें जबरदस्ती किस किया? क्या वह आज ही यहाँ आने वाला है मुझसे सवाल करने और मुझसे बदला लेने? रुद्र के शब्द कनक और गुस्सा दिला रहे थे, स्पेशली जब उस रुद्र ने उनके बीच हुई किस का जिक्र किया। वह उस टाइम पर डिस्ट्रैक्ट हो गई थी और आरुषि का पीला जरा जब जब उसके सामने आता तो उसे रुद्र से ज्यादा खुद से नफरत होने लगती। रुद्र ठाकुर, चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। वह अपनी नफरत छुपाने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही थी। अगर वह रुद्र को मार सकती तो वह अपने हाथों से उसकी जान ले लेती, मगर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। उसकी बेटी को बचाने के लिए रुद्र का जिंदा होना ज्यादा जरूरी है।
कनक इतने गुस्से में थी कि उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी और उसका इतना गुस्सा और उसकी दिल से निकलने वाली नफरत को देखकर रुद्र शॉक हो गया। उसने तो सोचा था कि कनक उससे सिर्फ नाराज है। उसने पूछा, तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? कनक, तुम? सर, वंश बाबा के साथ कुछ हुआ है। इससे पहले रुद्र अपनी बात खत्म कर पाता ऋषि वहां आया और उसने रुद्र के बात बीच में ही रोक दी। जब ऋषि ने रुद्र और कनक को इस तरह देखा तो वह समझ गया कि वह ठीक टाइम पर नहीं आया है। रुद्र की नजरें एक तेजधार चाकू की तरह थी, जिसे ऋषि बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी उसने कहा, सर, मेंशन से किसी स्टाफ ने मुझे कॉल किया था कि वंश बाबा को बुखार है। क्या? भले ही रुद्र को गुस्सा आया था जब ऋषि इस तरफ बीच में आया, लेकिन ऋषि की बात सुनते ही कि वंश को बुखार है वह बहुत घबरा गया और बेचैन हो गया। रुद्र को इस तरह घबराया हुआ देखकर कनक के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट आ गई। उसने मन ही मन कहा, देखा, तुमने अपने दिलो जान से जिस आदमी से प्यार किया था, जो तुम्हारी बेटी का पिता है, उसे तुम्हारे बच्चे जा रहे हैं या मर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन से फर्क पड़ता है, वह डर जाता है, उसे सिर्फ चिंता है तो प्रिया के बच्चे की। रुद्र को कोई आइडिया नहीं था कि कनक क्या सोच रही है, लेकिन जब उसने ऋषि के एक्सप्रेशन देखे तो वह समझ गया और उसने धीमी और कड़क आवाज में पूछा, सच सच बताओ मुझे कि वंश के साथ हुआ क्या है? वंश बाबा ने आपको उनके किंडरगार्टन में कुछ नहीं कहा था, इसलिए मिस प्रिया ने उन्हें बहुत बुरी तरह डांटा, और जब उन्हें ये पता चला कि वंश बाबा के वजह से ही ठाकुर कॉरपोरेशन की कुछ सीक्रेट लीक हुआ है तो उन्होंने गुस्से में आकर वंश बाबा को मारा भी। उसके अलावा सजा के तौर पर उन्हें खाना भी नहीं दिया, और अगली सुबह जब वंश बाबा को होश आया तो उन्हें बहुत तेज बुखार था। ऋषि ने जल्दी से पूरी कहानी है रुद्र को बता दी और पूरी बात सुनती ही रुद्र का चेहरा खतरनाक हो गया। उसने गुस्से में कहा, प्रिया किसने हक दे दिया उसे कि वह ठाकुर परिवार के वारिस को हाथ लगाए? बताओ, उस प्रिया को अगर वंश को चोट लगी तो मैं उसे जान से मार दूंगा। अभी अभी कनक के साथ उसकी हुई बहस और प्रिया की हरकत सुनकर रुद्र का गुस्सा अपने कंट्रोल से बाहर हो गया था, जो इतने सालों में ऋषि ने कभी नहीं देखा था। इसलिए वह जल्दी से बाहर चला गया और प्रिया को फोन किया। ऋषि के जाने के बाद कनक ने रुद्र को देखा जो बहुत नर्वस था और कोल्डली कहा, मुझे लगता है कि मिस्टर ठाकुर को घर पर कुछ काम है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने घर जाकर अपनी फैमिली मैटर्स को सुलझाएं। आफ्टर ऑल ठाकुर परिवार के वारिस और इकलौते बच्चे की हेल्थ और सेफ्टी ज्यादा मायने रखती है। कनक इतनी कड़वाहट से नहीं कहना चाहती थी, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाए। उसके बच्चे हीर और आरुषि, उनको कभी अपने असली पिता का प्यार नहीं मिला, और उसके अलावा उन लोगों ने कितना कुछ सहा है, जबकि प्रिया का बच्चा हमेशा से ही रुद्र की प्रायोरिटी रहा है। रुद्र ने कनक की तरफ देखा और उसे अपनी तरफ देखता हुआ पाकर कनक ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और उसे इग्नोर करने लगी। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, लेकिन झुककर कनक को फिर से अपनी गोद में उठा लिया। तुम क्या कर रहे हो? रुद्र, मुझे नीचे उतारो, कर क्या रहे हो तुम? कनक अचानक से ऐसे करने से नर्वस हो गई। रुद्र की हरकतें अनप्रिडिक्टेबल होती जा रही थी, वह पूरी तरह पैनिक कर रही थी, और अभी भी जो उनके बीच में झगड़ा हुआ उसके बाद वह एक सेकंड भी रुद्र के साथ नहीं रहना चाहती थी। रुद्र ने एक गहरी सांस छोड़ी और विवश होकर कहा, क्या तुमने अभी अभी नहीं कहा था तुम्हें वॉशरूम जाना है? तुम भूल गई? इस बारे में रुद्र की बातों से कनक को याद आया, लेकिन फिर भी कनक उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा, नस को बुलाओ मेरी मदद करने के लिए, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं जा रहा हूँ। इतना कहकर उसने कनक को बाथरूम में उतारा और बाहर जाते हुए बोला, जब तुम्हारा हो जाए तो मुझे बुला लेना, खुद चलने की कोशिश मत करना। कनक ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रुद्र, जो अभी अभी उसके साथ इतना रूड बिहेव कर था, वह अचानक से एक जेंटलमैन बन जाएगा। उसने जल्दी से वॉशरूम का दरवाजा लॉक कर दिया। अंदर उसे काफी तकलीफ हुई चोटों की वजह से, लेकिन उसने अकेले ही किया। भले ही उन दोनों के बीच में ऐसा कोई पर्दा नहीं था, वह दोनों पति पत्नी रह चुके थे, मगर वह 5 साल पुरानी बात थी। भले ही उसने यही प्लान किया था कि वह रुद्र को अपने प्यार में गिराएगी, लेकिन फिर भी वह रुद्र के नजदीक आने से उसके इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती थी और ना ही रुद्र के टच को रेसिस्ट कर पाती थी। वह क्या कर सकती है और वह इतनी यूजलेस क्यों है? कनक बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी, मगर अचानक से उसने सुना कि बाथरूम का दरवाजा किसने दूसरी तरफ से खोल दिया। उसने सामने देखा तो रुद्र अंदर आ रहा था। उसने पूछा, तुम अंदर क्यों आए? मैंने कोई आवाज नहीं सुनी तो मुझे लगा कि तुम्हारा काम हो गया है और तुमने मुझे बुलाया नहीं, इसलिए मुझे लगा कि कहीं तुम्हारे पैर की वजह से तुम गिरना भी हो या फिर तुम्हें चोट लग गई हो। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे पहले भी कह दिया था कि मुझे नीचे उतारो। इससे पहले कि कनक अपनी बात खत्म कर पाती, रुद्र ने फिर से उसे गोद में उठा लिया और वापस बेड पर लेटाते हुए बोला, अगर तुम थक गई हो तो तुम सो सकती हो, और तुम्हें और कुछ करना है तो तुम मुझे बता दो, और तुम यह मत सोचना कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ।
इतना कहकर रुद्र वहीं सोफे पर बैठ गया और अपना लैपटॉप लेकर काम करने लगा। रुद्र कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था और उसके बिजनेस में हो रही बात है उसका कनक से छुपाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए सब बातें कनक साफ साफ सुन सकती थी। सर, हमारी कंपनी की एक कॉन्फिडेंस और फाइल लीक हो गई है और अब बहुत लेट हो चुका है। अभी हमें कम से कम 200 मिलियन का तो नुकसान हुआ है, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्लान को एक्सपोज हो जाने की वजह से हमें और नुकसान होगा। हमें क्या करना चाहिए? मिस्टर ठाकुर, कंपटीटर कंपनियां हमारी कंपनी को नीचे गाने पर तुली हुई है। हमारी स्टॉक के प्राइस तेजी से नीचे गिरते जा रहे हैं और सिचुएशन बहुत अनस्टेबल हो गई है। सर, हमें नहीं पता है कि डिजाइनर सिया का एक कार एक्सीडेंट वाला मामला इतनी जल्दी पब्लिक में कैसे पता चल गया और इसकी वजह से अब पब्लिक को हमारी गाड़ियों की सेफ्टी पर भरोसा ही नहीं है। कई डीलर्स से हमसे ऑर्डर कैंसिल करने के लिए कह दिया है। एक के बाद एक सारे मैनेजर और शेयर होल्डर कंपनी के कारण सिचुएशन रुद्र को बताने लगे। रुद्र के एक्सप्रेशन कुछ खास अच्छे नहीं थे, लेकिन उन सभी की बात खत्म होने के बाद रुद्र ने धीरे से कहा, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से कहो कि किसी भी कीमत पर उस हैकर को ढूंढें और जहां तक बात है इसमें किसकी, उसे कैंसिल कर दो। हम कोई और प्रोजेक्ट देखेंगे। और जहां तक बात है सिया के एक्सीडेंट की, तो पुलिस को फोन करो और अच्छे से इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करवाओ और जो लोग ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं उन्हें उनके पैसे वापस कर दो। मगर सर, ऐसा करने से तो हमें बहुत नुकसान होगा, एक मैनेजर ने फिर रुद्र से कहा। रुद्र ने कहा, ठाकुर परिवार का इतिहास दिल्ली शहर में 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और इतनी छोटी मोटी चीजों से ठाकुर कॉर्पोरेशन की नींव नहीं हिलने वाली और सिया के एक्सीडेंट की वजह से लोगों को हम पर भरोसा थोड़ा कम हो गया है। ये बात मैं समझता हूँ। जल्दी से जल्दी पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाओ और यह मेक श्योर करो कि प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। उसके बाद लोगों का भरोसा अपने आप हम पर वापस आ जाएगा। यस सर, हम समझ गए। रुद्र ने आगे भी वीडियो कॉन्फ्रेंस जारी रखी, लेकिन कनक को उसकी बातें सुनने का कोई इरादा नहीं था। पहले उससे यही शक हुआ था कि उसका एक्सीडेंट का कुछ लेना देना रुद्र से है, लेकिन अब उसकी बातें सुनकर लग रहा है कि शायद वह रुद्र वो नहीं था जिसने उसका एक्सीडेंट करवाया। लेकिन जब उसे याद आया कि कार के ब्रेक जानबूझकर फेल किए गए थे, उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गई। वह एक बिल्कुल नए चेहरे के साथ दिल्ली शहर वापस लौटी है। उसका दिल्ली में प्रिया और रुद्र के अलावा कोई दुश्मनी है, और अगर रुद्र उसके शक के दायरे से बाहर होता है, यानी कि सिर्फ प्रिया ही यह कर सकती है। कनक अपनी सोच में इतना गुम थी कि उसने नोटिस नहीं किया। फिर रुद्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी और उसे इस तरह देखकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम क्या सोच रही हो? कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, बस मैं सोच रही थी कि कौन इतनी बुरी तरह से चाहता है मुझे मारना। उस दिन कार के ब्रेक के साथ जानबूझकर छेड़खानी की गई थी और तुम्हारा कहना है कि तुम्हारी गाड़ी की अच्छी मेंटेनेंस होती रहती है, तो उस दिन गलती हुई। कहा, क्या जहां गाड़ी रखी हुई थी वहां कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है? रुद्र ने अपनी गर्दन न में हिलाया आए और कहा, उस दिन की कुछ देर ही वीडियो फुटेज मिसिंग है। ऑलरेडी इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, जिसने भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। थैंक यू मिस्टर ठाकुर, लेकिन आपको मेरे लिए इतना हम्बल होने की जरूरत नहीं है। मैं थकी हुई हूँ, मुझे आराम करना है और आपको काम करना है, तो आप प्लीज बाहर चले जाए, मुझे शांति चाहिए। कनक ने सीधा सीधा रुद्र को बाहर निकल जाने के लिए कहा था, लेकिन रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, मैं बाहर कॉरिडोर में हूँ, जब भी तुम्हें जरूरत हो तो मुझे बुलाना। इतना कहकर वह अपने लैपटॉप के साथ रूम से बाहर चला गया। रुद्र को इस तरह देखकर कनक एक बार फिर से हैरान हो गई। इतना ज्यादा एटीट्यूड रखने वाला रुद्र ठाकुर अचानक से एक औरत के लिए इतना हम्बल कैसे हो गया था? जब भी कनक को याद आता कि 3 साल की शादी में रुद्र के लिए कुछ भी करने पर उस अच्छे से बात नहीं करता था, और आज जब वह उसके सामने एक नए चेहरे के साथ है तो वह उससे अच्छे से और प्यार से बात करता है। क्या वह सचमुच उससे इतनी नफरत करता था? ये सब सोचते हुए है उसे अपने दिल में दर्द महसूस हुआ, लेकिन वह इस बारे में और सोचना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपने आप को ब्लैंकेट से कवर किया और सो गई। थोड़ी देर बाद उसे सोया हुआ देखकर रुद्र वापस आया और उसके चेहरे से ब्लैंकेट को नीचे खींच दिया। वह अभी भी बिल्कुल नहीं बदली। जब वह खुश नहीं होती, उदास होती है, तो एक बच्चे की तरह खुद को पूरी तरह से ब्लैंकेट में कवर करके सो जाती है। उसने अपने चेहरा बदल लिया, मगर आदत बिल्कुल नहीं बदल पाई। यही सोचकर रुद्र मुस्कुराया और उसने एसी का टेम्परेचर सेट करने के बाद वहां से जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी उसे कुछ ख्याल आया और उसने धीरे से कनक के सर से एक बाल निकाल लिया। उसके बाद दरवाजा खोलकर बाहर गया और एक नर्स को कहा, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। मिस मल्होत्रा का ख्याल रखा, अगर कुछ भी होता है तो मुझे डायरेक्टली कॉल करना। नेचुरल सी बात थी कि नरक में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वह रुद्र के ऑर्डर को ना माने, इसलिए वह चुपचाप में गर्दन हिलाए और अंदर कनक के पास जाकर बैठ गई।
रूथ ने बाहर से ही कनक को देखा जो चुपचाप सो रही थी, और उसके बाद अपने पॉकेट में पड़े हुए उस बाल को जो उसने कनक से ही लिया था, और उसके बाद घर के लिए निकल गया। जब प्रिया ने रूथ को घर आते हुए देखा, वह जल्दी से उसके पास गई और भरती हुए उसने कहा, रूथ, मेरा सचमुच ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं बस वंश को थोड़ी सी सजा देना चाहती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा बेटा इतना से दिया है। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, सब मेरी गलती थी। उसे इस तरह रोता हुआ देखकर रुद्र और चिढ़ गया। उसने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगली बार उस पर हाथ उठाने की हिम्मत मत करना। अब बताओ, वंश कैसा है? क्या डॉक्टर ने आकर एग्जामिन किया? नहीं, डॉक्टर अभी अभी आए हैं और उसे एग्जामिन कर रहे हैं। रोने की वजह से प्रिया की आंखें लाल हो गई थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वह सचमुच वंश के लिए बहुत चिंता में है। रूथ ने उसे इग्नोर किया और सीधे वंश के रूम में चला गया, और प्रिया भी उसके पीछे पीछे वहां आ गई। वंश अभी भी बुखार में कांप रहा था और धीरे धीरे बरवाड़ा रहा था। उसे इस तरह देखकर रुद्र और उदास हो गया। उसने प्रिया की तरफ गुस्से में देखा और बोला, भविष्य में कभी भी उसे हाथ लगाने के बारे में सोचना भी नहीं। मुझे पता है, मैं कभी उससे कुछ नहीं करूंगी। मैं जब सोच रही थी कि उसकी वजह से कंपनी को कितना बड़ा लॉस हुआ और वह फिर भी कुछ नहीं बता रहा है, तो मुझे गुस्सा आ गया। मैं भी तो इसी परिवार का हिस्सा हूँ। प्रिया ने अपने बेटे को इतना जिद करते कभी नहीं देखा था। उसे बस यही चिंता थी कि इतने बड़े लॉस की वजह से रुद्र उससे नाराज हो जाएगा और कहेगा कि उसने वंश की परवरिश अच्छे से नहीं की, इसीलिए वह गुस्से के मारे वंश को सबक सिखाना चाहती थी। उसे नहीं पता थी कि वंश इतना ज्यादा बीमार हो जाएगा। रुद्र ने आगे बढ़कर धीरे से वंश का तपता हुआ माथा छुआ और धीमी आवाज में पूछा, डॉक्टर अरोड़ा, अब वंश कैसा है? मिस्टर ठाकुर, वंश को थोड़ा सा कोल्ड हो गया है और उसी की वजह से इसे थोड़ा बुखार भी आया था। मैंने उन्हें दवा दे दी है जिससे वह ठीक हो जाएंगे। ये नॉर्मल सा बुखार है, मैंने ड्रिप लगा देता हूँ, उसके बाद बुखार उतर जाएगा और आराम करने से ठीक भी हो जाएगा। डॉक्टर अरोड़ा ने अपनी बात खत्म थी और वह वंश के हाथ में ड्रिप लगाना शुरू कर चुके थे। प्रिया वही खड़े होकर रोए जा रही थी, जिससे रुद्र और गुस्सा हो रहा था। उसने कहा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं मेरी आंटी से कहकर वंश का ख्याल रखने के लिए कहूंगा। तुम अब यह नहीं कर सकती। तुम किसी भी कंपनी के मामले के लिए वंश को कैसे दोषी ठहरा सकती हो? अगली बार तुम मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाओगी। रुद्र का गुस्सा देखकर प्रिया और कांपने लगी और उसने कहा, रुद्र, मैं सचमुच ऐसा नहीं करना चाहती थी। मुझे यही रहने दो। मैं उसकी माँ हूँ। जब तक मैं खुद उसके पास रहकर उसका ख्याल नहीं रखूंगी, मेरी चिंता खत्म नहीं होगी। ठीक है, ये कहकर रुद्र ने कहा, डॉक्टर अरोड़ा, प्लीज आप मेरे साथ मेरे स्टडी रूम में आई है। मुझे वंश के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। कहकर रुद्र मुड़ा और उस रूम से बाहर चला गया। प्रिया रुद्र से कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन रुद्र का गुस्सा देखकर वह चुप हो गई। वंश को ड्रिप लगाने के बाद डॉक्टर अरोड़ा भी रुद्र के पीछे पीछे स्टडी रूम में आए और उन्होंने कहा, मिस्टर ठाकुर, वंश को कोई सीरियस बीमारी नहीं है। वह धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। इस उम्र में ज्यादा टेंशन लेने या रोने की वजह से बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है। रुद्र ने रूम में आकर एक ड्रॉवर खोला और उसमें से एक रुमाल निकाला। 5 साल पहले कनक के उस आग वाले से के बाद उसे ऐसी एक हेयर ब्रश मिला था जिसमें अभी भी कनक के बाल लगे हुए थे। उस वक्त रुद्र को बहुत ढूंढने के बाद भी कनक की बॉडी नहीं मिली थी, लेकिन रुद्र ने कनक की हर एक याद, हर एक चीज को बहुत ही संभाल के रखा हुआ था और उसने ये हेयर ब्रश यहाँ रखा हुआ था ताकि कोई उसे छू ना सके। उसने दरोगा से वह ब्रश निकाला और एक छोटे से पैकेट में जो उसने अभी अभी हॉस्पिटल में कनक का बाल लिया था, उनको बाल निकाला और दोनों को एक साथ डॉक्टर अरोड़ा को देते हुए कहा, डॉक्टर, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। इन दोनों हेयर सैंपल को लीजिए और इनका चेक करके बताइए कि क्या ये दोनों एक इंसान के हैं या नहीं। रुद्र की आवाज बिल्कुल तेज नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। डॉक्टर अरोड़ा चौंक गए और उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, मिस्टर ठाकुर, क्या आपका मतलब है डीएनए टेस्ट? एक इंसान का फेशियल फीचर और आवाज बदल सकती है, लेकिन उसका डीएनए नहीं बदल सकता है ना? रुद्र ने पूछा। ऑफ कोर्स, डीएनए कैसे बदला जा सकता है? भले ही डा को नहीं पता था कि ये दोनों बाल किस इंसान की है, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि वह कोई आम इंसान नहीं होगा, जिसके बारे में रुद्र खुद इतना केयरफुल है। इसलिए उसने ध्यान से दोनों सैंपल्स को रख लिया। डॉक्टर, यह बात आपके और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए। रिजल्ट निकलने के बाद प्लीज मुझे आप कॉल कीजिएगा, मैं ये पर्सनली देखूंगा। मैं कहकर रुद्र ने अपने ड्राइवर से निकालकर एक साइन किया हुआ ब्लैंक चेक टेबल पर रख दिया। ऐसा कभी नहीं होगा। डॉक्टर ने जल्दी से वह चेक ले लिया। उसके बाद डॉक्टर अरोड़ा स्टडी रूम से बाहर चले गए। प्रिया, जो कब से बाहर रुद्र की स्टडी पर नजर रखी हुई थी, उसने जब डॉक्टर को बाहर आते देखा तो उसने रोका और पूछा, डॉक्टर अरोड़ा, मेरे बेटे के साथ क्या हुआ है जो मुझे नहीं पता?
आपको पक्का मुझे बताना होगा, मैं वंश की माँ हूँ, अगर उसे कुछ हुआ है तो आप मुझसे नहीं छुपा सकते। प्रिया की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, इसलिए उसे इस तरह देखकर डॉक्टर ने कहा, डोंट वरी मिस प्रिया, वंश ठीक मिस्टर ठाकुर ने मुझे बस उसे खाने पीने के बारे में पूछने के लिए बुलाया था। रियली? प्रिया को डॉक्टर की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। हाँ सचमुच, डॉक्टर अरुणा ने कहा और वहां से चले गए, लेकिन अभी भी प्रिया की आंखों में शक दिखाई दे रहा था। अगर वंश की हेल्थ के बारे में सिर्फ इतना छोटा सा सिंपल सा सवाल था तो रुद्र यह बात उससे क्यों छुपा रहा है? इसे जरूर इतना सिंपल मैटर नहीं है जितना भी डॉक्टर बता कर गए। वह वंश के रूम में वापस जाने वाली थी, तभी उसने देखा कि ऋषि दौड़ते हुए ऊपर आ रहा है। उसने ऋषि को रोकते हुए पूछा, ऋषि तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, या कंपनी के साथ कुछ गलत है? उसके इस तरह रोकने से ऋषि थोड़ा सा चिढ़ा, मगर उसने ना में सर हिलाया और कहा, नहीं, कंपनी के साथ कुछ गलत नहीं है, मुझे सर से मिलना है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर वह जल्दी से स्टडी रूम के अंदर चला गया। प्रिया ने अपनी आंखें रोल की और आसपास नजर घुमा कर देखा। जब उसने देखा कि यहाँ आसपास कोई नहीं है तो वह धीरे से दरवाजे के पास कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी कि अंदर क्या बातें हो रही है। ऋषि इतनी जल्दी में था कि उसने दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया था, जिससे उसकी आवाज बाहर सुनाई नहीं दे रही थी। ऋषि रुद्र से कह रहा था, सर मैंने पुलिस को सिया के उनके बारे में बता दिया है और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट भी कर दी है, और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि उन्होंने एक अजीब से इंसान को गराज के अंदर जाते हुए देखा था, लेकिन वहां पर लाइट इतनी धीमी थी और दूर वह लोग इतनी दूर थे और उस इंसान का चेहरा कवर किया हुआ था, इसलिए वह लोग क्लियर ही नहीं बता सके। तो तुम्हारा मतलब है कि उस दिन सिया के ड्राइविंग से पहले किसी ने गाड़ी के साथ कुछ किया था? रुद्र की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी और रुद्र की आवाज सुनते ही प्रिया डर गई। रुद्र ने सचमुच पुलिस को फोन कर दिया? इस मामले में पुलिस को कैसे इन्वॉल्व कर सकता है? प्रिया का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसके हाथ से पसीने बह रहे थे। तभी ऋषि ने अपनी आवाज धीमी करते हुए रुद्र से कहा, सर सिया अभी अभी दिल्ली शहर आई है और उन्होंने किसी से कोई दुश्मनी नहीं, तो शायद हो सकता है कि ऐसा करने वाला कोई इंसान हमारा ही कंपेटिटर हो, जो हमारे और हर ग्रुप के कोलेबोरेशन से खुश ना हो, क्योंकि अगर सिया को कुछ सीरियस इंजरी हो जाए तो हर ग्रुप हमारे साथ कोलेबोरेशन खत्म कर देगा और हम एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। तुम ठीक कह रहे हो, मगर हमारे कोई ऐसे कॉम्पिटिटर नहीं है और उसके अलावा हमारी ही टेरिटरी में आकर इस सब करना उनके लिए इम्पॉसिबल है। हमारे पास इतना मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम है। मुझे डर है कि गद्दार कोई हमारी कंपनी में सही है और दिल्ली शहर आने के बाद सिया का जिससे झगड़ा हुआ या फिर जिससे बैर है वो सिर्फ मैं और प्रिया है। ऑफ कोर्स मैंने उसे चोट नहीं पहुंचाई। तुम जाओ और जाकर चेक करो कि प्रिया ड्राइविंग के टाइम वहां पर थी या नहीं। रुद्र की यह बातें सुनकर अब प्रिया वहां खड़ा नहीं हो सकती थी। वह जल्दी से कहते हुए वापस वंश के रूम में भाग गई, मगर उसका दिल अभी भी बहुत तेजी से धड़क रहा था। रुद्र को उस पर शक हो गया है। ये सिया है कौन? एक घटिया औरत जो अभी अभी दिल्ली शहर आई है, जिसने आते ही रुद्र को उसके खिलाफ कर दिया। उस लड़की को जो पिछले 5 सालों से रुद्र के घर में रह रही है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर वह डरी हुई थी। उसे बहुत अच्छे से पता था कि ऋषि की काबिलियत कितनी है। अगर ऋषि को सचमुच पता चल गया कि इसमें प्रिया का कोई हाथ है तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस बारे में सोचते हुए प्रिया ने जल्दी ही अपना फोन निकाला और इस किसी को कॉल किया। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कैसे करोगे तुम ये, मगर तुम किसी को ढूंढो और यह प्रूव करो कि कार एक्सीडेंट वाले दिन में ब्यूटी सैलून में थी। ओके, डोंट वरी। इतना कहकर दूसरी तरफ से कॉल कट हो गया, मगर प्रिया अभी भी खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिया इतनी लकी कैसे हो सकती है जो इतनी बड़ी एक्सीडेंट से भी बच गई। वो इसी वक्त हॉस्पिटल जाकर सिया को अपने हाथों से मार डालना चाहती थी, मगर उसे बहुत अच्छे से पता था कि हॉस्पिटल में जरूर रुद्र ने बॉडीगार्ड और जासूस लगा रखे होंगे। अगर वह इस टाइम पर कुछ करती है तो अपने आप को एक्सपोज कर देगी, इसलिए वह बार बार रूम में इधर से उधर टहलने लगी। उसने एक नज़र वंश को देखा जो अभी भी बेहोश था और जोर से पैर पटकते हुए बोली, जब मैंने हर मुमकिन कोशिश करके इस बच्चे को जन्म दिया, मगर ये मेरी मुश्किलें बढ़ाने पर तुला हुआ है। मगर उसकी बातें कोई नहीं सुन सकता था, मगर यह वंश सुन भी लेता तो उसे उसकी बात का मतलब समझ नहीं आता। थोड़ी देर बाद जब रुद्र और ऋषि से स्टडी रूम से बाहर है तो प्रिया जल्दी से उनके पास पहुंची और उसने कहा, रुद्र क्या तुम लंच घर पर ही करने वाले हो? जब वंश को बुखार था तो वह भी तुम्हारा नाम ले रहा था, तुम्हें हमेशा से ही उसका ख्याल रखा है, अगर तुम या नहीं होगे तो वह उदास हो जाएगा। इस वक्त प्रिया एक बेबस माँ की तरह देख रही थी और अगर यह पास्ट होता तो रुद्र जरूर वंश के लिए रुक जाता, मगर आज नहीं, उसे हॉस्पिटल में कनक का ख्याल रखना है। तुम सेफ से कहकर कुछ न्यूट्रिशियस खाना बनवा दो, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा और अभी मैं वंश को देखने जा रहा हूँ और ऋषि तुम जाकर अपना काम खत्म करो।
यस बॉस, कहकर ऋषि वहां से चला गया और प्रिया बेचैन हो गई। उसने पूछा, तुमने ऋषि को कौन सा ऐसा काम दिया है जो वो इतनी जल्दी में है? तुम ऋषि को बहुत सारे काम रहते हो, अगर वह बीमार पड़ गया तो तुम्हारे ऊपर काम का बोझ बढ़ जाएगा। रुद्र ने उसकी बातों को पूरी तरह इग्नोर किया और वंश के रूम में चला गया। प्रिया ने उस तरफ देखा जहां ऋषि गया था और थोड़ी देर पहले जो उसके चेहरे पर परेशानी थी वह गायब हो गई थी। वही वंश के रूम में वंश का बुखार थोड़ा उतर चुका था, मगर अभी भी उसे होश नहीं आया था। वंश का हाथ पकड़ते ही अचानक रुद्र को अहीर का ख्याल आया। वह दोनों ही 4 साल के हैं, लेकिन अहीर बिल्कुल भी एक बच्चे की तरफ बिहेव नहीं कर सकता। रुद्र सोचने लगा कि अगर सचमुच उसका और कनक का ही बेटा है तो वह क्या करेगा। मैंने सुना है कि किंडरगार्टन में अहीर नाम का वंश का एक बहुत ही अच्छा दोस्त है। ड्राइवर से कहकर उसे किंडरगार्टन से बुलवा लो, अगर वह वंश के साथ रहेगा तो शायद वंश अच्छा फील करे। रुद्र ने प्रिया से कहा और उसकी बात सुनते ही प्रिया हैरान हो गई। यह अहीर कौन है और उसका बेटी का इतना अच्छा दोस्त कोई है, इस बारे में उसे क्यों नहीं पता? मैंने पहले कभी अहीर के बारे में नहीं सुना, क्या वह भी किसी अमीर फैमिली से है? प्रिया ने बहुत ही केयरफुली पूछा। उसकी बात सुनकर रुद्र की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने कहा, भूल जाओ, इस बारे में हमें इंतजार करना चाहिए कि वंश खुद हमें अपने दोस्त बारे में बताएं, बस इसका अच्छे से ध्यान रखना। सिया के एक्सीडेंट के वजह से हमारी कंपनी बहुत बड़ी तूफान में है, इसलिए मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। इतना कहकर रुद्र उठा और बाहर जाने ही वाला था। ठीक उसी समय प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रुद्र, कंपनी में बहुत सारे लोग हैं जो उसका ध्यान रख सकते हैं और उसके अलावा सिया एक औरत है, तो तुम्हारा एक आदमी होने के नाते उसका ख्याल रखना कन्वीनियंस नहीं हो पाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे बिहाफ पर जाकर उसका ध्यान रखना चाहिए? आफ्टर ऑल मैं एक औरत हूँ और मैं अच्छे से कर पाऊंगी, प्रिया ने उसे देखते हुए कहा। मगर रुद्र ने बिना एक सेकंड देरी किए उसे मना करते हुए कहा, नहीं, भले ही तुम एक औरत हो मगर तुम्हारे और सिया के बीच में रिश्ते ठीक नहीं है और यह बात पूरा दिल ही जानता है। अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम हुई तो मेरी कंपनी की रेपुटेशन फिर से बर्बाद हो जाएगी, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम घर पर रहकर वंश का ध्यान रखो। लेकिन यह मामला यहीं पर खत्म होता है। वंश ठाकुर परिवार का वारिस है, तुम्हें उसी का ध्यान रखना चाहिए, रुद्र ने प्रिया की बात बीच में काटते हुए ही कहा और वहां से चला गया। प्रिया ने उसे जाता हुआ देखा और सोचने लगी कि वह क्या कर सकती है। रुद्र ठाकुर मिशन से बाहर निकला और सीधे अपनी कंपनी गया। तब उसे पता चला है कि उनके सिक्योरिटी सिस्टम को अभी भी ठीक किया जा रहा है, जिससे उसका सर दर्द और बढ़ गया है। इतनी सारी चीजें एक साथ, क्या इन सब का कनक से कोई लेना देना नहीं है? यही सब सोचकर वह वापस हॉस्पिटल चला गया। जब वह बाद में वापस आया तो कनक अभी भी सो रही थी, लेकिन नर्स ने रुद्र को बताया कि कनक ठीक से आराम नहीं कर पा रही है। रुद्र ने नर्स को बाहर भेज दिया और खुद कनक का ध्यान रखने लगा। वहीं दूसरी तरफ जब अहीर सुबह किंडरगार्टन पहुंचा तो उसने वंश की सीट की तरफ देखा तो पाया कि वंश की सीट खाली है, जिसे देखते ही उसे अचानक से काफी चिंता होने लगी। उसने अपने पीछे बैठे एक बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें पता है आज वंश क्यों नहीं आया? उसके पीछे बैठे बच्चे ने धीरे से कहा, मैंने सुना है कि कल वंश की मां ने उसे मारा और उसे कल रात बहुत तेज बुखार था, इसीलिए आज जब सुबह वंश के घर पर कॉल हुआ तो उन्होंने बताया कि अभी भी वह बेहोश है। जब अहीर ने यह बात सुनी तो उसकी दोनों हाथों की मुठ्ठी कस गई। वंश को मार पड़ी है और वह बीमार है। अचानक से उसे गिलट नहीं घेर लिया। पूरे दिन अहीर का दिमाग क्लास में नहीं था और बार बार उसके दिमाग में वंश का ही चेहरा घूम रहा था। सच्चाई तो यही थी कि अहीर वंश को इग्नोर करने की कोशिश करता क्योंकि वह रुद्र का बेटा था। उसके अलावा उसके पास वंश से दूर रहने की कोई वजह नहीं थी। वह पूरे दिन बहुत उदास रहा और जब स्कूल खत्म हो जाने के बाद वह पायल के साथ हॉस्पिटल पहुंचा और उसने रुद्र को देखा तो उसकी उदासी और बढ़ गई। पायल ने उसका अजीब बिहेवियर को नोटिस कर लिया और उसने पूछा, क्या बात है? पायल मासी, आप मेरी मॉम का ध्यान रखो, मुझे मिस्टर ठाकुर से कुछ बात करनी है। अहीर की बातें सुनकर पायल हैरान हो गई और उसने पूछा, तुम बच्चे हो, तुम्हें रुद्र से क्या बात करनी है? अहीर, मैं तुम्हें बता देती हूँ, उस आदमी की हरकतों से तुम कंफ्यूज मत हो जाना। उसी आदमी की वजह से आज तुम्हारी मॉम इस तरह बेड पर पड़ी हुई है। मैं जानता हूँ मासी। जब पायल ने देखा कि अहीर बात करके ही मानेगा, इसलिए वार्ड में अंदर जाकर उसने कोल्डी कहा, मिस्टर ठाकुर को शायद काम होगा है ना, मैं अब से सिया का ख्याल रख लूंगी। कनक जो अब तक सोने का नाटक कर रही थी क्योंकि उसे रुद्र का चेहरा नहीं देखा था। यह आदमी पहले की तरह सही नहीं रहा है। अपने काम को छोड़कर वह उसके बाद कोई घर बनाकर बैठ गया है। लेकिन जैसे ही उसने अचानक पायल की आवाज सुनी, उसे जल्दी से आंखें खोली और पूछा, पायल तुम आ गई? अहीर कहाँ है? अहीर बाहर है, वह थोड़ी देर में आ रहा है। पायल मुस्कुराते हुए कनक के पास गई।
रुद्र ने जब देखा कि कनक उससे बिल्कुल नहीं बात करना चाहती तो वह उदास होकर रूम से बाहर चला गया, लेकिन दरवाजे पर ही उसे अहीर मिल गया। हेलो, अहीर ने रुद्र से बात की। उसकी बात सुनकर रुद्र की भौंक आपस में सिकुड़ गई और उसने पूछा, तुमने मुझसे बात की? यस, मेरा नाम रुद्र है, तुम मुझे ठाकुर अंकल या फिर मिस्टर ठाकुर भी कह सकते हो। अहीर ने जिस तरह एटीट्यूड से बात की वह रुद्र को पसंद नहीं आया, मगर उसे इस वक्त बिल्कुल नहीं पता था कि इस बदमाश बच्चे के साथ अपने रिश्ते कैसे ठीक करने हैं। भले ही वंश उसे डैड कहता था, लेकिन प्रिया के सिखाए जाने के अनुसार वह हमेशा ही रुद्र से रिस्पेक्ट से बात करता था, इसलिए रुद्र को ज़्यादा नहीं पता था कि एक बच्चे के साथ कैसे रहना है। रुद्र की बात सुनते ही अहीर की भौहें सिकुड़ गई और उसके एक्सप्रेशन ठीक रुद्र की तरह थे। फिर भी उसने पूछा, मैंने सुना कि वंश बीमार है, क्या कोई सीरियस बात है? रुद्र उसे इस तरह देखकर उधर मुस्कुराया और उसने कहा, क्या तुम उसे देखना चाहते हो? मुझे नहीं देखना, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं बस पूछना चाहता था। आहिर ने जल्दी से अपना चेहरा फिर से एरोगेंट कर दिया, लेकिन उसके छोटे छोटे हाथ अभी भी कसकर उसके कपड़ों को पकड़े हुए थे, जो बता रहा था कि वह अभी थोड़ा परेशान है। रुद्र को इस वक्त अहीर सचमुच एक छोटा बच्चा लग रहा था, थोड़ा सा ऑकवर्ड और बहुत ज़्यादा क्यूट। ये बात नहीं है कि तुम उसे देखना चाहते हो या नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम उसके पास रहो। तुम अपनी मोम से कहो कि मैं तुम्हें उससे मिलाने ले जा रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। रुद्र मुस्कुराया, मगर अहीर हैरान हो गया। उसने कोल्ड फेस के साथ कहा, आप मुझे अपने साथ चलने के लिए कह रहे हैं? यस, मैं तुमसे अपने साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अहीर का टेम्परमेंट रूप बर्दाश्त कर रहा था, जो एक अजीब सी बात थी। रुद्र से बिना कुछ कहे अहीर वार्ड में कनक के पास पहुंच गया और उसने पूछा, क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकता हूं? तुम कहाँ जा रहे हो? अगर तुम्हें वापस जाना है तो मासी को बोलो, वो तुम्हें ले जाएगी। सच्चाई यही थी कि कनक उसे हॉस्पिटल नहीं आने देना चाहती थी, एक अच्छी जगह नहीं थी। अहीर ने ना में सर हिलाया और कहा, मेरा एक क्लासमेट बीमार है, मैं उससे मिलने जाना चाहता हूँ। मैं मिस्टर ठाकुर की कार से चला जाऊंगा, आप आराम कर सकते हो, मैं जाकर वापस अकेले आ जाऊंगा, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी, मैं इसे सेफली लेकर आऊंगा, रुद्र अंदर आते हुए कहा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अहीर को जाना है, मैं उसे छोड़ दूंगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मिस्टर ठाकुर। पायल ने तुरंत बना करके अहीर को अपने पीछे खींच लिया, लेकिन कनक ने धीरे से कहा, पायल अहीर को जाने दो, मुझे भरोसा है कि मिस्टर ठाकुर मेरे बेटे को मुसीबत में नहीं डालेंगे। जैसे ही कनक ने यह बात कही रुद्र हैरान हो गया। वह जैसे रुद्र से बिहेव करती थी, वह कैसे रुद्र को आसानी से अहीर के पास आने दे सकती थी? पायल के दिमाग में भी यही सवाल था, लेकिन वह रुद्र के सामने पूछ नहीं सकती थी, इसलिए उसने अहीर को जाने दिया। और उन दोनों के जाने के बाद उसने पूछा, कनक तू सोच कर रही है? क्या तुझे डर नहीं है कि रुद्र को अहीर की आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा और वह तुम्हारा बच्चा तुमसे दूर कर देगा? कनक ने एक गहरी सांस छोड़ी और धीमी आवाज में कहा, अहीर और आरुषि जब से पैदा हुए हैं तब से मैं उन्हें कोई भी खुशी नहीं दे पाई हूँ। भले ही मैं उन्हें हर कोशिश क्यों ना करूं, लेकिन एक पिता का प्यार कभी नहीं दे पाऊंगी, और इस बार शायद अहीर के पास कभी यह मौका नहीं होगा कि वह रुद्र को देखे, इसलिए मैं अहीर को कुछ देर रुद्र के साथ अकेले रहने देना चाहती हूँ। क्या तुम पागल हो गई हो, या फिर रुद्र के प्यार का भूत अभी भी तेरे सर से नहीं उतरा है और उसके साथ वापस जाना चाहती है? पायल ने बहुत ही नाराज होकर कनक को देखा और उसकी बात सुनकर कनक के दिल में दर्द उठा। रुद्र के पास वापस ये तभी होगा जब वह मुझसे प्यार करेगा, लेकिन मेरा चेहरा देख, मेरा चेहरा बदल चुका है, लेकिन अगर वह मुझसे प्यार करने लगा तो अच्छा ही होगा, वही तो मैं चाहती हूँ। कनक तू सोच क्या रही है और कर क्या रही है? एक बार उससे धोखा और चोट खाकर ना तेरे लिए काफी नहीं था जो तू उसके पास जाकर फिर से चोट खाना चाहती है? तू आई थी सबसे पहले, वापस आई थी। पायल को बिल्कुल भी कनक की बातें समझ नहीं आ रही थी। वह आधी रात को कनक को रोते और चिल्लाते हुए देखा करती थी और उस दर्द को कभी महसूस भी कर सकती थी, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस आदमी ने कनक को इतना दर्द दिया है वह उस आदमी को माफ कैसे कर सकती है। क्या ये बच्चों की वजह से है, और क्या कनक के माफ करने के बाद रुद्र जैसा घटिया इंसान से बच्चों के लिए उसके साथ अच्छा से बिहेव करेगा? कनक तू क्या करने वाली है, तू मुझे बता। पायल की उसके लिए चिंता कनक को अच्छा महसूस करा रही। कनक ने मुस्कुराकर पायल का हाथ पकड़ा, लेकिन पायल ने अपनी आंखें रोल की। तू कैसे इस सिचुएशन में भी मुस्कुरा सकती है, और क्या तुझे सच में लगता है कि रुद्र को कुछ समझ नहीं आएगा? भले ही तेरा चेहरा बदल गया है, लेकिन न्यू आइडेंटिटी के बावजूद भी तेरे और मेरे बीच का रिश्ता नहीं बदल सकता।
वह अंधा नहीं है, उसे पता चल जाएगा और एक बार उसे कंफर्म हो जाए कि तू ही उसकी बीवी है तो पता नहीं वह क्या करेगा। और अभी अगर उसे पता चल गया कि हीर उसका बेटा है तो तुझे लगता है कि वह हीर को तेरे साथ रहने देगा? कनक तू ना। पायल अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही कनक ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, वेल, मैं जानती हूँ कि तू सच कह रही है और मेरे बारे में चिंता कर रही है, लेकिन जब मैं वापस आई थी तो मैं अपनी पहचान छुपाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं रुद्र के मन में कुछ शक डाल रही थी। और भले ही उसे पता चल जाए कि अहीर उसका बेटा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास कोई और रास्ते हैं जिससे मैं उसे अहीर से दूर कर दूंगी। पायल, मैं पुरानी वाली कनक नहीं हूँ, मेरा भरोसा कर। इस बार मैं वापस आई हूँ तो किसी खास मकसद से। मैं अहीर को अपने साथ ले जाऊंगी। मैं थोड़ी देर के लिए अहीर को उसके पिता के साथ रहने देना चाहती हूँ, ताकि फ्यूचर में मुझे या फिर उसे कोई रिग्रेट नहीं रह जाए। कनक की आंखों में इस वक्त इतने सारे इमोशंस एक साथ देख रहे थे कि पायल उन्हें समझ नहीं पा रही थी। उसी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, तो रुद्र को अपने प्यार में गिराना चाहती है? कनक, तेरा दिमाग खराब हो गया है। 5 साल पहले 3 सालों की शादी में भी तू ऐसा नहीं कर पाई थी, तुझे क्यों लगता है कि 5 सालों बाद तू ये कर पाएगी? पायल को कनक की प्लानिंग बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। कनक ने खिड़की से बाहर तैरते हुए बादलों को देखा और एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, 5 साल पहले मैं बहुत पागल थी, जो उसका प्यार चाहती थी और सच्चे दिल से प्यार किया था, लेकिन अब मुझे पता है कि फेक इमोशन के साथ कैसे काम लेना है। और उसके अलावा मेरे पास बहुत सी ऐसी चीज़ है जिसे तुझे नहीं पता। भरोसा कर, मैं कर सकती हूँ, बस तू मुझ पर भरोसा रख। वापस आने के बाद तू क्या सोच रही है, मेरे को समझ नहीं आता, पायल ने निराश होकर कहा था, मगर वह कनक को रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी। कनक को पता था कि पायल के दिमाग में अभी भी कुछ डाउट्स है, फिर भी वह उसके डिसीजन के साथ मान गई है, जिससे उसे बहुत खुशी हो रही थी। अहीर रुद्र के पीछे पीछे हॉस्पिटल से बाहर आया और रुद्र की गाड़ी में बैठ जा। रुद्र ने उसे सेटिस्फेक्शन से देखा, जितना वह उसे देखता उसने उसे और खुशी होती। क्या तुम वंश के लिए कुछ खरीदना चाहोगे? वह बस ज़्यादा से ज़्यादा देर अहीर के साथ रहना चाहता था, लेकिन उसे कोई सूटेबल कारण नहीं मिला, इसलिए उसने यह अजीब सा बहाना बनाया। और उसकी बात सुनकर अहीर थोड़ा हैरान हो गया और उसे भी ऐसा लगा कि इस तरह खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसने हमें गर्दन हिला दी। इसलिए वह लोग पासी के एक मॉल में गए। वंश को क्या अच्छा लगता है? अहीर अभी अभी तो वंश से मिला था, इसलिए उसे ज़्यादा नहीं पता था कि वंश को क्या पसंद है। उसे सिर्फ ये पता था कि वंश रुद्र का बेटा है और यही आइडेंटिटी उसे वंश से दूर रहने के लिए मजबूर करती थी। अहीर का सवाल सुनकर रुद्र खुद हैरान हो गया। वंश को क्या पसंद है, ये तो उसे भी नहीं पता था। वह बस हमेशा ही ऋषि से कहकर बेस्ट टॉयस, नए कपड़े, सब कुछ बेस्ट उसे दिलवा देता था। अब उसे समझ में आया कि उसने कभी वंश से पूछा ही नहीं कि उसे सचमुच क्या पसंद है। रुद्र को इस तरह देखकर अहीर सरकेस्टिकली मुस्कुराया और उसने कहा, क्या आप सचमुच उसके डैड हैं? आपको तो ये भी नहीं पता कि आपके बेटे को पसंद किया है? क्या डैड है आप? अहीर की बातों से रुद्र एम्बेरेस हो गया। इतना छोटा बच्चा उसे हमेशा ही हरा कैसे देता है? तभी अचानक रुद्र का दिमाग में एयरपोर्ट के बाथरूम वाला सीन घुमा और उसने कैजुअली पूछा, क्या तुमने एयरपोर्ट पर वह जानबूझकर किया था? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आया, वह अच्छा लग रहा है। अहीर ने स्टूपिड होने का नाटक किया और जल्दी से खिलौनों की दुकान की तरफ भाग गया, लेकिन उसके एक्सप्रेशन रुद्र से नहीं छुपे। वह भले ही मैच्योर था, मगर था तो एक 4 साल का बच्चा, जो पूरी तरह शांत नहीं रह पाया। इस तरह देखकर रुद्र के चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई और वह इसके पीछे पीछे टॉय एरिया में चले गया। उसने सोचा कि वह 4 से 5 साल के बच्चों के लिए जो खिलौने मिलते हैं वहां गया होगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि अहीर डायरेक्टली गो रोबोट एरिया में गया है और उसने एक टॉय जो पढ़ाई के इस्तेमाल होता था उसे उठा लिया। तुम्हें कोडिंग कैसे की जाती है ये पता है? रुद्र हैरानी से पूछने लगा तो अहीर ने कहा, कोडिंग मुझे पसंद है। जब मैं बच्चा था तो मेरी माँ मेरे लिए बहुत सारी बुक्स लेकर आती थी। बातें करते हुए ही अहीर ने अपने हाथ से गियर बदल दिया और उस खिलौने में एक नया फंक्शन शुरू हो गया। रुद्रा और हैरान हो गया, मगर उसने शांति से पूछा, क्या तुम्हें पसंद आया? अगर तुम्हें पसंद है तो मैं खरीद देता हूँ। इस तरह की बचकानी खिलौना से मैं नहीं खेलता, मगर मुझे लगता है कि वंश को ये पसंद आएगा, प्लीज़ आप इसे पैक कर दीजिए। इतना कहकर अहीर ने सर्स पसंद को वो रोबोट पकड़ा दिया और अपनी पॉकेट से बैंक कार्ड निकाल कर उसे दे दिया। और इतने छोटे 4 साल के बच्चे के पास क्रेडिट कार्ड देखकर रुद्र हैरान हो गया, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और अहीर का बैंक कार्ड वापस लेकर जैसे ही वह पे करने वाला था, ये ने उसे रोकते हुए कहा, मेरी मॉम ने हमेशा मुझे सिखाया है कि मुझे अपने बिल्स खुद पे करनी, और के अलावा यह मेरी तरफ से गिफ्ट है तो क्या मुझे इसका नहीं देनी चाहिए? अहीर के शब्दों से रुद्र अनकंफर्टेबल हो गया और उसने पूछा, मगर मैं अब तुम्हारे लिए अजनबी नहीं हूँ, है ना?
आप मेरी मॉम के बॉस और वंश के डैड है, उसके अलावा आप मेरे लिए अजनबी ही है। इतना कहकर अहीर ने अपना बैंक कार्ड पेमेंट के लिए दिया। रूथ के दिल में अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। भले ही अहीर की बात लॉजिकल थी लेकिन रूथ को बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। क्या तुम्हारी मोम ने तुम्हें बताया है कि तुम्हारे डैडी कौन है? अचानक से रूथ ने पूछ लिया। अहीर कुछ देर के लिए ही चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा कि वह मर चुके हैं लेकिन मेरे गॉडफादर हमसे बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल हो तो मैं चाहूंगा कि गॉडफादर मेरे डैड बन जाए। मोम भी उन्हें बहुत पसंद करती है पिछले कुछ सालों से। इतना कहकर वह प्यार से मुस्कुराकर रूथ को देखने लगा। रूथ के दिल से बेचैनी और बढ़ गई। तुम्हारे गॉडफादर? अनिरुद्ध पाठक। यस, क्या आप मेरे गॉडफादर को जानते हैं? वह बहुत पावरफुल है। वह इतनी बड़ी कंपनी कितनी अच्छे से चलाते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में हो, लेकिन वह हमारी मदद के लिए सबसे पहले पहुंच जाते हैं। जब मैं पहली बार चला तो वही थे और उन्होंने मुझे पढ़ना भी सिखाया। मेरे लिए वही मेरे फादर हैं और वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे ही मोम मान जाएगी वह मॉम से किसी भी वक्त शादी कर लेंगे। अहीर बहुत प्राउड था, जैसे वह किसी खजाने की बात कर रहा हो और उसकी आंखों की चमक रूथ के दिल में आग लगा रही थी। वह अभी की अभी अनिरुद्ध को मार डालना चाहता था लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत किया और कहा, पता नहीं मुझे चांस मिलेगा या नहीं तुम्हारे गॉडफादर से मिलने का। अगर मिलता तो मैं जरूर देखता कि वह बिल्कुल वैसे हैं जैसे तुमने कहा या फिर नहीं। हाँ, आपको चांस जरूर मिलेगा। मैं मॉम से कहूंगा कि उनकी शादी पर आपको भी इनवाइट करे क्योंकि आप वंश के डैड हैं, अहीर ने कहा और रुद्र की तरफ देखकर मुस्कुराना नहीं भूला। रुद्र को बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन फिर भी उसने कहा, चलो चलते हैं, वंश हमारा इंतजार कर रहा होगा। कहकर रुद्र आगे चला गया। रुद्र के आगे जाते ही पीछे से अहीर ने मुंह बनाया और कहा, मुझे पता है आप क्या चाहते हो, लेकिन ये सोचना भी नहीं कि मैं आपको मॉम के पास जाने दूंगा। 5 साल पहले आप ही ने वह चांस खो दिया हमारे डैड बनने का क्योंकि आपने हमें छोड़ दिया था। ये सब बोलने के बाद आहिर मुंह बनाते हुए रुद्र के पीछे पीछे मॉल से बाहर आया और कार में बैठ गया। गाड़ी में बैठने के बाद रुद्र ने अपने घर पर फोन किया और कहा, क्या प्रिया घर पर है? कोई भी कारण ढूंढकर उसे बाहर भेजो, मुझे वापस आना है और मैं उसे अपने सामने नहीं देखना चाहता। प्रिया का नाम सुनते ही अहीर की भौहें वापस सिकुड़ गई। उसकी मन ही मन कहा, इन्होंने मेरी मॉम को और मुझे छोड़ दिया और किसी और आंटी को अपने घर में रहने दे रहे हैं, बहुत बुरे हैं। अचानक से अहीर के एक्सप्रेशन काफी डार्क होगा। फोन कट करने के बाद रुद्र ने अहीर से कहा, अपनी सीट बेल्ट लगा लो, मैं तुम्हें वंश के पास ले जाता हूँ। अहीर ने कुछ नहीं कहा लेकिन अपनी सीट बेल्ट लगा ली। पूरे रास्ते कोई फर्क नहीं पड़ा कि रुद्र उससे क्या कहता रहा। अहीर पूरे रास्ते चुप रहा और लास्ट में उसने हेडफोन्स लगाकर गाना सुनना शुरू कर दिया। उसका ऐसा एटीट्यूड देखकर रुद्र कंफ्यूज हो गया। उसे नहीं पता चला कि अनजाने में ही उसने इस छोटे से लड़के को कैसे ऑफेंड कर दिया है। पूरे रास्ते माहौल ओकवक रहा। जब वह लोग ठाकुर मेंशन पहुंचे तो अहीर गाड़ी से उतर गया और उसने कहा, थैंक यू मिस्टर ठाकुर। अहीर के बोलने का तरीका बहुत ही पोलाइट था लेकिन वह रुद्र को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसने कहा, तुम मुझे अंकल बोल सकते हो। अहीर बस जबरदस्ती मुस्कुराया और रुद्र के पीछे पीछे मेंशन के अंदर चला गया। ठाकुर मेंशन काफी बड़ा थोड़ा पुराना था लेकिन उसका डेकोरेशन का लेबिस तरीके से किया गया था। अहीर बिना कुछ कहे सिर्फ रुद्र के पीछे पीछे वंश के रूम तक पहुंचा। वंश को थोड़ी देर पहले ही होश आया था और सर्विस उसे खाना खिला रहे थे और अचानक रुद्र को वहां देखकर वह हैरान हो गया क्योंकि उसने कभी भी काम के वक्त रुद्र को घर पर नहीं देखा था। तभी अहीर रुद्र के पीछे से बाहर आया और उसने कहा, वह तुम 4 साल के हो गए हो, तब भी तुम्हें किसी और के हाथ से खाना पड़ता है, तुम सचमुच राजकुमार हो। अहीर की बात सरकेसम से भरी हुई थी लेकिन उसे देखते ही वंश खुशी से उछला। अहीर, तुम यहाँ हो? क्या तुम यहाँ मुझे देखने आए हो? वंश की खुशी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी। उसने अपने आसपास बैठे सभी लोगों को दूर हटाया और बैठ से उतरकर सीधा अहीर के पास आया और उसे गले लगाकर हंसने और रोने लगा। अहीर के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हुए मगर उसने वंश को धक्का नहीं दिया। आरुषि भी उसे इसी तरह गले लगाती है मगर उसकी बहन का गले लगाना और ओबियसली वंश से अलग था लेकिन वंश के चेहरे पर जो सिंसियर मुस्कान थी उसकी वजह से उसे खुद से दूर नहीं कर पाया। तुम तो मेरा गला दबाकर ही मुझे मार डालोगे, मुझे छोड़ो। क्या तुम्हें बुखार नहीं है अब? और अगर है तो बेड से बाहर आने पर तुमने स्लीपर क्यों नहीं पहने? क्या तुम बीमार पड़कर और कुछ दिन घर रहना चाहते हो और स्कूल नहीं जाना चाहते? अहीर की बात सुनते ही वंश जल्दी से उससे अलग हो गया
लेकिन उसने अहीर का हाथ नहीं छोड़ा और उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ, क्या मेरे डैड तुम्हें यहाँ लेकर आए? थैंक यू डैड। वंश की खुशी ने रुद्र को हैरान कर दिया। उसकी याद में वंश हमेशा ही शांत रहता था, भले ही वह कई बार उससे प्यार से बात करता है या गले लगता, लेकिन इस वक्त वंश के चेहरे पर जो खुशी थी वह रुद्र ने पहले कभी नहीं देखी थी, और वह खुशी सिर्फ अहीर को देखकर थी। इसका मतलब वह अहीर को सचमुच बहुत पसंद करता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हाउसकीपर से कहकर तुम लोगों के लिए कुछ बनवा देता हूँ। अहीर मेरे साथ बाद में घर जाएगा और वंश ज्यादा शोर शराबा नहीं। रुद्र ने जाने से पहले उन दोनों को थोड़ी बातें कही और चला गया। रुद्र के जाते ही और वंश ने वहां बैठे सारे नौकरों को बाहर निकाल दिया और जल्दी से दरवाजा बंद करते हुए धीरे से बोला, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। उसकी बातों से अहीर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। उसने जल्दी से अपना चेहरा घुमाया और धीरे से बोला, तुम जल्दी से बेड पर जाकर सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए टॉय लाया हूँ, क्या तुम्हें पसंद आया? इतना कहकर अहीर ने वो रोबोट वंश को दे दिया। वंश जब से छोटा था तब से उसे हर चीज बिना मांगे मिल जाती थी, लेकिन ये पहला गिफ्ट था जो उसके इतने अच्छे दोस्त ने दिया था, इसलिए बहुत खुश हो गया। मेरे लिए ये बहुत ओसम है। अहीर भी जानता था कि उसके पास खिलौनों की कमी नहीं है, इसलिए उसने धीरे से कहा, मैं अगली बार तुम्हारे लिए खुद एक खिलौना डिजाइन करूंगा, अभी के लिए ही रख लो। तुम डिजाइन करोगे? क्या तुम्हें पता है कि टॉयज कैसे डिजाइन किए जाते हैं? वंश हैरानी से उसको देख रहा था। हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन तुम किसी और को नहीं बताओगे, वरना मैं तुम्हारे से नहीं बनाऊंगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, चाहे मैं मर क्यों आ जाऊं। अहीर, हम दोनों भाई हैं, अगर तुम कोई बात सीक्रेट रखने के लिए कहोगे तो मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। अगर मेरी मॉम मुझे मारेंगी भी तो मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। देखो, मेरी मॉम ने मुझे मारा, लेकिन फिर भी मैंने नहीं बताया। इतना कहकर उसने धीरे से अपनी पैंट उतारकर उसे दिखाया। उसे सचमुच को काफी चोट आई थी। उसे देखकर अहीर को वंश की मां से ज्यादा खुद पर गुस्सा आया। उसने पूछा, तुम्हारी मोम ने तुम्हें पीटा? हाँ, बहुत दुख रहा है, वंश ने उदास होकर कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने जल्दी से उसे छुपा लिया और मुस्कुराकर कहा, मैं काफी स्ट्रॉन्ग हूँ और यह मेरी सुपर पावर है। अगर सुपर हीरो होता तो तुम मुझे क्या बुलाते? कैप्टन बटकिक, अहीर ने जवाब दिया। राइट, मैं कैप्टन बटकिक, एक ग्रेट सुपर हीरो। दिल्ली शहर के वासियों, और डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा, वंश ने सुपर हीरो की एक्टिंग करते हुए कहा। और उसकी बात सुनकर अहीर स्पीचलेस हो गया। सबसे पहले उसने मन ही मन ये ठाना था कि वह वंश नफरत करेगा, लेकिन अब वंश को चोट लगता देखो उसे ही सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है। उसने जल्दी से कहा, जल्दी से अपने पैंट्स पहन लो, वरना किसी ने देख लिया कि तुमने मेरे सामने अपनी पैंट उतारी थी तो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। वंश ने मुस्कुराकर कहा, ओके, मेरे बड़ा भाई जो कहेगा वह मैं करूंगा। तुम्हारा बड़ा भाई कौन है? तुम मुझसे बड़े हो के? अहीर ने गुस्से में कहा। उसे वंश में रुद्र की झलक दिखाई देती थी, लेकिन वह वंश को यहाँ छोड़कर जा भी नहीं सकता था। वंश ने अहीर के एक्सप्रेशन की कोई परवाह नहीं की और उसने जल्दी से अहीर का हाथ पकड़कर मुस्कुराकर कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे बड़े हो या फिर छोटे, तुम मुझसे बेटा हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई ही मानूंगा, इसलिए आज से तुम मेरे बड़े भाई हो। अहीर में आज से पहले इतना बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा था। जब से ही उसने होश संभाला है, अपनी मॉम और आरुषि के अलावा उसने किसी को भी अपने नजदीक आने की परमिशन नहीं थी। लेकिन अब लगभग वंश उसके ऊपर चढ़े जा रहा है, लेकिन उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर ही उस पर गुस्सा भी नहीं कर रहा है। मेरा हाथ छोड़ो, मैं एक लड़का हूँ और तुम भी एक लड़के हो, मुझे बहुत अजीब लगता है। अहीर बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रहा था। उसके सामने खड़ा लड़का और रुद्र का बेटा है, जिसकी वजह से उसके और उसकी बहन आरुषि के पास एक पूरा परिवार नहीं है। उसे इस लड़के से नफरत करनी चाहिए, लेकिन वह ऐसा कर ही नहीं पा रहा है। वही वंश ने अहीर की बातों को पूरी तरह इग्नोर किया और एक ऑक्टोपस की तरह उससे लिपट गया और कहने लगा, अगर आप मेरे बड़े भाई बनने के लिए नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम्हें मेरा बड़ा भाई बनने का प्रॉमिस करना होगा, वरना मैं नहीं जाने दूंगा। वंश, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ठाकुर परिवार के बेटे हो तो इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? अहीर ने हेल्पलेस होकर चिल्लाया। अगर उसे पता होता कि वह ऐसी हरकतें करेगा तो वह कभी आता ही नहीं। उसकी बात सुनकर वंश मुस्कुराया और उसने कहा, मैं ठाकुर परिवार का वारिस हूं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं भी तो बच्चा हूं ना, और वारिस का भी एक बड़ा भाई हो सकता है। अभी से ही जो मेरा है वह सब आपका है। अगर आपको जरूरत है तो मैं पूरा का पूरा ठाकुर परिवार आपको दे दूंगा। ओके, मुझे ठाकुर परिवार से कुछ नहीं चाहिए। वंश की बात सुनते ही अहीर के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए और वह काफी नाखुश लिखने लगा। भले ही वंश भोला था, मगर फिर भी लोगों के एक्सप्रेशन समझ सकता था।
जब उसने नोटिस किया कि ठाकुर परिवार का नाम लेते हैं अहीर एक्सप्रेशन खराब हो गए तो वह जल्दी से रुक गया और उसने कहा, ठीक है, फिर तुम मेरे लिए एक कंप्यूटर गेम डिज़ाइन कर दीजिए जैसे आपने कंप्यूटर रूम में किया था, तो मैं तुम्हें बड़ा भाई बुलाना बंद कर दूंगा। तुमने कंप्यूटर के साथ कुछ किया था है ना? तुम यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता है। अहीर तुम बहुत अमेजिंग हो, तुम्हें ये भी पता है कि कंप्यूटर को चलाना कैसे है। वंश अहीर के लिए अपनी एडमिरेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और एक्साइटमेंट में उसकी आवाज़ थोड़ी तेज हो गई। अहीर ने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाकर वंश का मुंह बंद किया। उसे पता था कि इस रूम में अभी कोई नहीं है, फिर भी उसने आज पर देखा और कहा, अगर तुम में और कोई बकवास की तो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगा। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। उसने अपना मुंह बंद करके मासूमों आंखों से अहीर को देखा। क्या तुम्हें वहां पर अभी भी दर्द हो रहा है? अहीर ने पूछा। उसका सवाल सुनते ही वंश दर्द के मारे रोने लगा और कहा, तुम्हें नहीं पता कि मेरी मम्मी मुझे कितनी जोर से मारा। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी वजह से मेरे डैड को कम से कम 200 मिलियन का नुकसान हुआ है और उन्होंने एक छड़ी से बहुत मारा। तुमने देखा ना मुझे कितनी चोट लगी है। इस बोलते हुए वंश अपनी चोट वाली जगह बार बार टच कर रहा था। उसकी बातें सुनकर अहीर और दिल पिघलने लगा। उसने पूछा, क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते? मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली को इतना बड़ा लॉस हुआ। अरे ठाकुर साहब ने के पास बहुत सारे पैसे हैं और 200 मिलियन से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा और तुम्हें पसंद है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें नहीं पता, जब से मैं छोटा था तब से ही मेरी माँ मुझे ठाकुर परिवार का हायब बोलती है। मुझे हमेशा बहुत पढ़ना पड़ता है। सच्चाई तो यह है कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, मैं बस खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मॉम मुझे कैफरी रहने ही नहीं देती और वह अपनी इंटेंशन डैड के सामने छुपा लेती है। मगर डैड के जाते ही मेरी मॉम हमेशा मुझे पढ़ाई के लिए फोर्स करती रहती है और जब डैड आसपास होते हैं तो वह हमेशा मुझे फोर्स करती रहती है कि मैं अच्छे से बिहेव करूं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि काश मेरी जगह कोई और होता जो ठाकुर परिवार का हाया होता। अगर ऐसा होता तो मुझे इतना बोझ अकेले नहीं झेलना पड़ता। ये सब कहते हुए वंश जाकर बेड पर लेट गया और अपने हाथ पैर फैलाकर ऊपर छत को देखते हुए बोला, अहीर तुम्हें पता है जब से मैं बड़ा हुआ हूँ मैं कभी अम्यूजमेंट पार्क नहीं गया। तुम्हें नहीं पता कि मुझे नॉर्मल फैमिली वाले बच्चों से कितनी जलन होती है। वह जो चाहे वह कर सकते हैं मगर मैं नहीं कर सकता। जब से मुझे याद है मुझे हजारों रोज फॉलो करने होते हैं जो मेरी मॉम ने मेरे लिए सेट किए हैं। शायद मैं हमेशा ही ऐसे ही रहूंगा। किसी ने मुझसे कभी नहीं पूछा और ना ही किसी को कोई फर्क पड़ता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। ये ठाकुर परिवार मेरे लिए एक पिंजरा है जिससे मैं आज़ाद नहीं हो सकता। उसकी पूरी बात सुनते ही अहीर के एक्सप्रेशन बदल गए। उसे ऐसा लगने लगा कि वह अकेला नहीं है जिसके साथ बुरा हुआ है। अचानक ही उसे वंश के लिए थोड़ी सिंपैथी होने लगी और यह अपने अपने ख्यालों को दूर रखने की कोशिश की, मगर फिर भी उसकी फीलिंग जा ही नहीं रही थी। इसलिए उसने टॉपिक बदलते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए एक गेम डिज़ाइन कर देता हूँ ताकि तुम घर पर बोर ना हो। तुमने मेरा सीक्रेट रखा इसलिए ये तुम्हारा रिवॉर्ड है, लेकिन तुम किसी को ये बात बता नहीं सकते, किसी को भी नहीं। नो प्रॉब्लम। वंश खुशी से उछल कर बैठा, लेकिन अपनी चोट की वजह से उसके मुंह से दर्द के मारे चीख निकल गई। रूथ ने बाहर से ही यह सुना और वह जल्दी से दौड़कर यहाँ आया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलने वाला था उसने अहीर की धीमी आवाज़ सुनी, तुम अपनी आवाज़ नीचे रखो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम इसी तरह बिहेव करते रहे तो मैं तुम्हारे लिए गेम डिज़ाइन नहीं करूँगा। ओके, कोई और बात नहीं, जल्दी करो और बनाओ, मैं बोर हो रहा हूँ। तुम्हें पता भी नहीं है कि मेरे घर पर वह लोग मुझे मामूली छोटे छोटे बच्चों वाले टॉयज ला कर देते हैं। ये बहुत बोरिंग है। वंश पाउट करते हुए अहीर से कंप्लेंट कर रहा था। अहीर ने गहरी सांस छोड़ी और कहा, इसके लिए तुम्हें पहले मुझे लैपटॉप ला कर देना होगा। मैं उसके बिना तुम्हारे लिए गेम नहीं डिज़ाइन कर सकता। 2 मिनट रुको, मैं अपना लैपटॉप लेकर आता हूँ। इतना कहकर वंश मुस्कुराकर बेड से कूद गया। रूथ रूम के साइड में हट गया, मगर उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसने अपने आप से ही कहा, अहीर को पता है कि कंप्यूटर गेम कैसे डिज़ाइन करना है। क्या वह सिर्फ एक 4 साल का बच्चा नहीं है? वह कंप्यूटर में इतना प्रोफेशन कैसे हो सकता है? या फिर ऐसा हो सकता है कि अहीर का मतलब वह नहीं जो मैं समझ रहा हूँ। धीरे धीरे रुद्र का इंटरेस्ट अहीर में बढ़ता जा रहा था। वह एक अंधेरी जगह पर खड़ा होकर देखने लगा। वंश थोड़ी ही देर में एक लैपटॉप लेकर रूम के अंदर आया और मिस्टीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसकी यह हरकत देखकर रुद्र मुस्कुराया और वापस अपने स्टडी रूम में चला गया। वंश को नहीं पता था कि रुद्र ने बहुत पहले ही पूरे घर में सिक्योरिटी कैमरास इंस्टॉल करवाए थे, लेकिन उसे कभी इनकी जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए वह वंश पर नजर नहीं रखता था। लेकिन शायद आज उसे इसकी जरूरत पड़ने वाली थी। उसने अपने डेस्क पर बैठकर अपना लैपटॉप ऑन किया और वंश के रूम की फुटेज देखने लगा।
उसने देखा वंश ने खुशी खुशी अपना लैपटॉप अहीर को दिया और कहा, ये रहा मेरा लैपटॉप, मेरे पास ही सिर्फ इसका पासवर्ड है, कोई इसे अनलॉक नहीं कर सकता, मैं अभी तुम्हारे लिए अनलॉक कर देता हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अहीर बेड पर बैठ गया और उसने लैपटॉप ऑन करके जल्दी से कीबोर्ड पर उंगलियां चलाना शुरू कर दिया। ये देखते ही अचानक रुद्र की आंखों में चमक आ गई। रुद्र ने दूसरे एंगल वाला कैमरा ऑन किया और नज़दीक से अहीर की उंगलियों की टाइपिंग पोजीशन देखने लगा। जल्दी ही कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ सीरियल नंबर दिखाई देने लगे और कुछ ही देर में बस कर लैपटॉप ऑन हो गया। अहीर, तुम अमेजिंग हो, क्या तुम मुझे सिखा सकते कि तुमने ये कैसे किया? तुम सुपर्ब हो, वंश खुशी के मारे चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर अहीर ने उसे घूर कर देखा तो वंश ने जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपना मुंह बंद कर लिया और जिपर एक्शन करके दिखाया जो काफ़ी फनी था। अहीर ने बेबस होकर अपना सर हिलाया और कंप्यूटर के एक डॉक्यूमेंट्स को खोला। उसमें लगातार अहीर को देखे जा रहा था। इसकी हरकतों से साफ था कि पासवर्ड क्रैक करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसने तुरंत ही ऋषि को कॉल किया और कहा, ऋषि मुझे उस हैकर की वीडियो क्लिप भेजो। अहीर को देखकर अचानक रुद्र के दिमाग में कुछ ख्याल चल रहे थे, लेकिन उसे यह बात थोड़ी इम्पॉसिबल लग रही थी, इसलिए उसे कंफर्म करना था। ऋषि और मामलों पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, इसलिए जैसे ही उसने रुद्र के इंस्ट्रक्शन मिले उसने जल्दी से वह वीडियो और रुद्र को भेज दिया। रुद्र ने उस हैकर का कोडिंग स्टाइल ध्यान से देखा और उसे अहीर की तरीके से मैच करने लगा और अचानक उसे पता चला कि दोनों स्टाइल बिल्कुल सेम है। वह पसंद जिसमें उसके कंपनी के नेटवर्क को करेक्ट किया, उसकी कॉन्फिडेंशियल फाइल लीक की और जिसकी वजह से उसकी कंपनी को कई मिलियंस का नुकसान हुआ, वह ये बदमाश बच्चा ही है और वह सिर्फ 4 साल का है। रुद्र को अपनी बातों पर ही भरोसा नहीं हो रहा था। वह लगातार अपनी नीली आंखों से अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखे जा रहा था, जहां अहीर लगातार कीबोर्ड टाइप कर रहा था और कंप्यूटर पर कुछ कोड दिखाई देने लगे थे और कुछ देर के बाद उसने एक सिंपल सा गेम प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया। रुद्र की आंखें गहरी हो गई और उसने जल्दी से ऋषि को कॉल करके कहा, ऋषि मेरे लिए पता लगाओ जिस दिन हमारी कंपनी के फाइल्स लीक हुए थे उस दिन क्या अहीर कंपनी आया था। सर्विलेंस कैमरा को ध्यान से चेक करो और कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। रुद्र के ऑर्डर से ऋषि थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन फिर भी वह अपने काम पर लग गया और ऋषि के जवाब का इंतजार करते हुए रुद्र का मूड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। वह वीडियो में लगातार अहीर के शांत एक्सप्रेशन देख रहा था, जो उसके लिए इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल था कि इतना छोटा सा बच्चा उसे इतना नुकसान पहुंचा सकता है और वह ऐसा क्यों करेगा। अपनी मॉम का बदला लेने के लिए। और अगर सब कुछ अहीर नहीं किया है तो कोई हैरानी की बात नहीं थी कि एयरपोर्ट के बाथरूम में जो कुछ भी हुआ वह कैसे इंटरनेट पर लीक हो गया। इसका मतलब है जब से वह लोग एयरपोर्ट में मिले थे तब से ही यह बदमाश बच्चा उसके खिलाफ प्लानिंग कर रहा था। लेकिन क्यों? क्या इसे कुछ पता है या फिर इस लड़के को पता है कि मेरा उससे क्या रिश्ता है? इसी सोच के साथ रुद्रो काफ़ी एक्साइटेड हो गया। क्या ये सचमुच उसका बेटा है और इसी वजह से उसे इस तरह टारगेट कर रहा है? ये सोचकर ही रुद्र और वहाँ इंतजार नहीं कर पाया और जल्दी से अपने स्टडी रूम से निकलकर अपने बेडरूम में पहुँच गया। उसका बेडरूम अभी भी बिल्कुल 5 साल पहले की तरह ही दिखता था। वह जल्दी से अपने बेड के बगल में लगे हुए छोटे से ड्रॉवर के पास गया और उसे खोला। वहां पर एक मैरिज सर्टिफिकेट और एक पीले रंग का पेपर पड़ा हुआ था। वह एक प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी, वह कनक प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी। इन 5 सालों में कई रातें उसने इस मैरिज सर्टिफिकेट और इस प्रेगनेंसी रिपोर्ट को देखते हुए काटी है। अब इस सोनोग्राफी रिपोर्ट में दिखाई देने वाला छोटा सा बॉल उसके सामने एक जीता जागता बदमाश बच्चा बन चुका है। भले ही उस बच्चे ने उसकी कंपनी को करोड़ों का नुकसान करवाया है, लेकिन फिर भी वह अंदर से काफ़ी एक्साइटेड था और खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसी मिक्स इमोशनल में उसने अपना फ़ोन निकाला और डायरेक्ट हॉस्पिटल में कॉल किया। डॉक्टर दीक्षित, टेस्ट का क्या हुआ? क्या रिजल्ट मिले? सर, हम प्रोसेस को बहुत तेज करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी 24 घंटे लगेंगे, आपको इंतजार करना होगा। तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे हैं। इतना कहकर दूसरी तरफ को बिना कोई जवाब देने का मौका दिया उसने कॉल कट कर दिया और उसके बाद उसने डॉक्टर अरोरा को फ़ोन लगाया, जिसे उसने कनक के सैंपल से लिए थे, और पूछा, डॉक्टर अरोरा, टेस्ट रिजल्ट। डॉक्टर अरोरा रुद्र की आवाज़ से हैरान हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने शांति से कहा, सर, आपको कम से कम 24 घंटे इंतजार करना होगा। उनकी बात सुनकर रूप ने कॉल कट कर दिया और वह और देर तक खुद को शांत नहीं रख पा रहा था। और ठीक उसी वक्त डॉक्टर दीक्षित और डॉक्टर अरोरा ने सेम इंसान को कॉल किया। रुद्र की कॉल कट होते हैं डॉक्टर दीक्षित और डॉक्टर अरोरा ने कनक को फ़ोन लगाया। मिस्टर ठाकुर ने मुझे डीएनए टेस्ट का रिजल्ट पूछा है, मुझे क्या जवाब देना है? डॉक्टर दीक्षित ने जिसे कॉल लगाया था वह कनक थी। कनक ने जब उनका सवाल सुना तो उसकी आंखें थोड़ी सी अजीब होगी, फिर उसने पूछा, रिजल्ट कब निकलने वाले हैं?
24 घंटे, नहीं 12, मेरा मतलब है कल। उसे सच बता दो, कनक ने बिना किसी इमोशंस के कहा। उसके हिसाब से यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन डॉक्टर दीक्षित कंफ्यूज हो गए। उन्होंने पूछा, आप चाहती हैं कि मिस्टर ठाकुर यह जान जाए कि अहीर उनका बेटा है? हाँ, जैसा मैंने कहा वैसा कीजिए। ओके, जैसा आप कहें। कनक ने कॉल कट करने के बाद पायल को देखा, जो अपना मुंह खोलने हैरानी कैसे उसे देखे जा रही थी। लेकिन पायल उससे कोई सवाल पूछती उससे पहले ही डॉक्टर अरोड़ा को उसके पास कॉल आया और उन्होंने कहा, मिस मल्होत्रा, मिस्टर ठाकुर ने एक बार मुझे किया है और उसे आपके पुराने बाल के सैंपल से मैच करने के लिए कहा है, और अभी इसी वक्त उन्होंने मुझे जल्द से जल्द ही काम करने के लिए कहा। मुझे क्या करना है? उसकी बात सुनकर कनक हैरान हो गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र के मूव इतने तेज होंगे, लेकिन खुशकिस्मती से डॉक्टर और रोना भी उसी के साइड है, क्योंकि उसने डॉक्टर अरोड़ा को और पैसे दिए हैं। उसे सच बता दीजिए, मैं इस बार वापस लौटी हूँ ताकि उसे यह पता चले, लेकिन इस बार मैं अपने कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगी। उसे मेरे पास आना होगा, इसलिए उसे सच सच बता दीजिए डॉक्टर अरोड़ा। थैंक यू। कनक का डॉक्टर अरोड़ा का प्रतीक बिहेवियर बहुत ही फ्रेंडली था। डॉक्टर अरोड़ा ने मुस्कुराकर कहा, हिमेश मल्होत्रा, आप बहुत पोलाइट हैं। मैं उस तरह का डॉक्टर नहीं हूँ जो अपने बॉस से धोखा करे, लेकिन अगर आप नहीं होती तो मैंने अपने बेटे को कई साल पहले ही खो दिया होता। मुझे बुरा लग रहा है कि मैं अपने बॉस मिस्टर ठाकुर के खिलाफ जो कर रहा हूँ, लेकिन आपका एहसान चुकाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन इस धोखे के बदले मैं ठाकुर परिवार से रिजाइन कर दूंगा और अपनी बीवी और बच्चों के साथ अब्रॉड चला जाऊंगा। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी करना चाहती है वह अच्छे से हो जाए। थैंक यू डॉक्टर अरोड़ा, आपने मेरे साथ में फ्यूचर प्लान शेयर किया है। थैंक यू सो मच। मिस मल्होत्रा, मुझे आपसे कुछ और भी कहना है। मिस्टर ठाकुर उसने हार्टलेस इंसान नहीं है जितना आप सोचती हैं। मैंने बहुत सफाई से देखा है कि पिछले 5 सालों में उन्होंने अपने साथ क्या किया, और उनके और मिस प्रिया के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है। मिस मल्होत्रा, आप उन्हें गलत समझ रही हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करें, लेकिन ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे बाद में आपको खुद पछतावा हो। उनकी बातें सुनकर कनक के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है। डॉक्टर, आप मेरे दोस्त हैं। अचानक से आप रुद्र की पार्टी में कैसे चल गए, और उसके अलावा क्या आपको और कोई मदद चाहिए? नो थैंक्स, मैं उस तरह का डॉक्टर नहीं हूँ और मैं मैनेज कर लूंगा। थैंक यू मिस मल्होत्रा, गुड बाय। कनक ने कुछ गिलट के साथ कॉल कट कर दिया। डॉक्टर अरोड़ा काफी लंबे टाइम से ठाकुर परिवार के फैमिली डॉक्टर थे, और अगर उनके ऊपर कनक की मदद करने और रुद्र से धोखा करने का बोझ नहीं होता तो वह काफी लंबे टाइम तक ठाकुर परिवार में रहते हैं। लेकिन इसमें अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। बगल में बैठी पायल ने कनक के एक्सप्रेशन देखे। वह लंबे टाइम से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कनक की कॉल की वजह से बोल नहीं पा रही थी, इसलिए आखिर में वह खुद को रोक नहीं पाए और उसने पूछा, क्या तुम मुझे बताओगे कि यह सब हो क्या रहा है, और एग्जैक्टली तुम कितने डॉक्टर्स को जानती हो? आई मीन, तुम डॉक्टर दीक्षित और डॉक्टर अरोड़ा को जानते हो, एक जो ये हॉस्पिटल मैनेज करते हैं और दूसरे जो ठाकुर परिवार के फैमिली डॉक्टर हैं, और उसके अलावा तुमने उन दोनों को इजाजत भी दे दी है ताकि वह रुद्र को तुम्हारी और अहीर की आइडेंटिटी बता दे। कनक, तुम कर क्या रही हो? कनक ने मुस्कुराहट के साथ कहा, डॉक्टर दीक्षित अनिरुद्ध के लिए काम करते हैं। पाठक फैमिली ने ही उन्हें पढ़ाया लिखाया था और एक अच्छा डॉक्टर बनाया था, और इसीलिए डॉक्टर दीक्षित बस अनिरुद्ध के एहसानों के बदले मेरी मदद कर रहे हैं। और जहां तक बात रही कि मैं रुद्र के साथ क्या करना चाहती हूँ, तो पायल, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो तुम चिंता मत करो, बस बैठो और देखोगी फ्यूचर में क्या होने वाला है। और तुम ये चिंता मत करो, मैं कोई बेवकूफ़ी नहीं करूंगी। इस बार उस आग के बाद में काफ़ी स्मार्ट हो गई हूँ। कनक की आंखों में ढेर सारी इमोशन थे जो पायल समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसे फिर भी कनक के लिए बुरा लग रहा था। उसने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करने वाली हो, लेकिन तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। कनक, इस बार तुम्हें खोने का दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, समझ में आई? मैं समझ गई। क्या तुम मेरे लिए काम करोगी? बोलो। मेरे लिए अहीर को ठाकुर मिशन से पिक कर ले, इसलिए कुछ टाइम की मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे उसके साथ कुछ सही नहीं है और किसी कारण से, और रुद्र के साथ किसी प्रॉब्लम है, पड़ सकता है। रुद्र का नाम सुनते ही पायल ने गुस्से में कहा, वह रुद्र है ही मुसीबत खड़ी करने वाला इंसान। तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर अहीर को वहां से लेकर लेता हूँ। हम अपना बच्चा उसे किसी तरह नहीं दे देंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ, मगर मुझे लगता है तू समझ गई होगी। इतना कहकर पायल गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई और कनक उसकी हरकत देखकर हंसने लगी। अचानक से कनक अकेला महसूस करने लगी। उसने अपना फोन लिया और उसमें आरुषि की फोटो देखने लगी। अपनी बेटी का पीला चेहरा देखते ही एक बार फिर से कनक की आंखों में डिटर्मिनेशन दिखाई देने लगा। उसके बच्चों से जरूरी कुछ नहीं है और रुद्र को उनके लिए बहुत कुछ करना होगा।
मोबाइल बंद करने के बाद जैसे ही कनक लेटने वाली थी, उसे अचानक से वार्ड के बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कोई हाई हील्स के साथ टक टक करते हुए अंदर आ रहा था। उसे नहीं पता था कि पायल के अलावा कौन उसका दोस्त है जो यह मुझसे मिलने आ सकती है, और जो भी उससे मिलने आया होगा जरूर किसी कारण से आया होगा। ये सोचकर कनक की एक्सप्रेशन सख्त हो गई, और जिस वक्त वार्ड का दरवाजा खुला तो उसे तेज गंध महसूस हुई और उसने अपने हाथ से अपने नाक को कवर कर लिया। मिस प्रिया। कनक ने प्रिया को देखा और वह हैरान हो गई, लेकिन प्रिया के एक्सप्रेशन अच्छे नहीं थे। अचानक से रुद्र ने उसे कुछ सप्लीमेंट्स खरीदने के लिए कहा जो कनक को रिकवर करने में मदद करें। उसने ये भी कहा कि वह एक अच्छा सा गिफ्ट कनक को भिजवाए ताकि कनक अच्छा फील करे। यह उसके लिए बहुत बड़ी सजा थी। वह ठाकुर परिवार में इतने सालों से रह रही थी, लेकिन उसे एक बाहर की मामूली सी औरत के लिए सामान खरीदने के लिए फ़ोन किया जा रहा है। वही जब उसने अंदर आकर कनक को बेड पर आराम से लेटा हुआ देखा तो उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और मन ही मन कहा, यह मरी क्यों नहीं। कनक की आंखों से प्रिया का गुस्सा छुपा नहीं और वह समझ गई कि जरूर उसके एक्सीडेंट में प्रिया कहीं हाथ था। फिर भी उसने एक डेविल स्माइल के साथ पूछा, मिस प्रिया, आप यहाँ क्यों आए हैं। प्रिया ने मुंह बनाया और कहा, अपना यह इनोसेंट लुक मेरे सामने इस्तेमाल मत करो। मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी श्याम, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मेरे रुद्र से दूर रहो। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम एक डिज़ाइनर हो जो यूनाइटेड स्टेट्स से यहाँ आई है और इस वक्त ठाकुर कॉरपोरेशन को तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन तुम रुद्र को सिड्यूस करने की हिम्मत भी मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें बहुत पछतावा होगा। जब तक मैं ठाकुर परिवार में हूँ तुम्हारा कोई चांस नहीं है। उसकी बातें सुनकर कनक ने एक कोल्ड स्माइल के साथ कहा, मुझे समझ नहीं आया, तुम्हारा मतलब क्या है। प्रिया ने अपने हाथ में पकड़े हुए सामान को तेजी से टेबल पर पटका और कहा, देखो यह वह सामान है जो रुद्र ने मुझे तुम्हारे लिए खरीदने के लिए कहा था। उसने मुझे कहा कि वह तुम्हारी मदद करना चाहता है। सिया, मानना पड़ेगा तुम माइंड गेम खेलने में बहुत अच्छी हो। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि एक आदमी को अपनी तरफ कैसे करना है। मगर मैं भी तुम्हें बता देती हूँ, मैं प्रिया हूँ जिससे पंगा लेना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए पर्सनली यह सामान लेकर आई हूँ जो तुम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें इन सामान मिलाकर जहर दे दूंगी। मिस प्रिया, क्या यह एक धमकी है। मुझे नहीं पता कि आपका ऐसा एटीट्यूड मिस्टर ठाकुर ने देख लिया तो आपके साथ क्या होगा। सिया, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मुझे रुद्र के नाम से डराओ मत। मैंने ठाकुर परिवार के बेटे को जन्म दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करूँगी। रुद्र मुझे कुछ नहीं करेगा, तुम सिर्फ एक डिज़ाइनर हो। मैंने रुद्र की बीवी को से दूर कर दिया है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम क्या हो उसके सामने। प्रिया ने उसे देखकर सरकेस्टिकली कहा और कनक ने उसकी बातें सुनकर अपनी मुठिया जोर से बंद कर ली। क्या कहा तुमने अभी। मिस्टर ठाकुर की एक्स वाइफ की मौत एक्सीडेंट की आग में जलकर नहीं हुई थी, क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है। कनक की बातों से प्रिया को एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा बोल गई, इसलिए उसने बात बदलते हुए कहा, हाँ भले ही वह आग में जली थी, मगर रुद्र उससे नफरत करता था। वह उसे अपनी पत्नी नहीं मानता था। उसने तो उससे की प्रेगनेंसी की हालत में भी उसे देश से बाहर भेजने का फैसला कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। मैंने कहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे डर लग रहा है कि वह मुझे मार डालेगी, तो रुद्र ने डिसाइड कर लिया उससे दूर भेजने का। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह आग में जलकर मर जाएगी। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि रुद्र के लिए मैं क्या मायने रखती हूँ। मैं जब उससे उसकी बीवी से नफरत करने के लिए मजबूर कर सकती हूँ, तो तुम तो फिर भी इतना मुझे डिज़ाइनर हो। मैं तुम्हें सलाह देना चाहूंगी कि तुम वहीं लौट जाओ जहां से तुम आए हो। इतना कहकर प्रिया वहां से मुड़ी और चली गई। कनक की मुठिया बहुत तेज बंधी हुई थी। उसने उम्मीद तो की थी कि उस हादसे से प्रिया का कोई लेना देन है, लेकिन बात ने तो कन्फर्म कर दिया। मगर फिर भी कनक के पास इस बात को कोई सबूत नहीं है। कनक इतने गुस्से में थी कि उसे अपने दिल में बहुत तेज दर्द महसूस हो रहा था। उस 5 साल पहले उस हादसे का बदला लेने के लिए उसने प्रिया के साथ कुछ नहीं किया था। इस बार प्रिया ने शुरुआत की है और जब प्रिया बेसब्री से उससे लड़ना चाहती है तो कनक को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कनक के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने अपना हाथ उठाकर एक बहुत ही तेज थप्पड़ अपने चेहरे पर मारा, जिससे तुरंत ही उसका चेहरा लाल हो गया और उस पर सूजन आ गई। उसने अपने दर्द को बर्दाश्त किया और रुद्र को कॉल करके कहा, मिस्टर ठाकुर, अगर आपको सचमुच लगता है कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड और आपका पंचिंग बैग हूँ तो ऐसा नहीं है। मुझे एक टिकट बुक कीजिए, मुझे यूएस वापस जाना है। मैं कोई ऐसी इंसान नहीं हूँ जिसे राह चलता कोई भी इंसान कुछ भी बोल कर चला जाए, खास करके आपकी गर्लफ्रेंड प्रिया तो बिल्कुल नहीं। मेरा आपको लेकर कोई स्पेशल ख्याल नहीं है, इसलिए यह बात अपनी गर्लफ्रेंड को समझा दीजिए। अगर सतर ठाकुर उसे हैंडल नहीं कर सकते तो मैं अपने हाथों में मामला लेकर उसे एक अच्छा सबक सिखा दूंगी। कहकर कनक ने बिना उसकी बात सुने कॉल कट कर दिया। दूसरी तरफ रुद्र पूरी तरह कंफ्यूज था, आखिर हुआ क्या।
लेकिन उसे इतना तो समझ में आ गया था कि प्रिया ने ही कुछ किया है, इसलिए उसने तुरंत प्रिया को कॉल किया और पूछा, तुम कहाँ हो? रूथ, मैं घर जा रही हूँ। मुझे पता है कि मेरे द्वारा बनाया गया फिश सूप तुम्हें कितना पसंद है। मैं एक फिश खरीद कर तुम्हारे लिए आज बनाऊंगी और उसके अलावा वंश को भी ये पसंद है। हम तीनों एक साथ बैठकर खाना खाएंगे, प्रिया ने खुश होकर कहा, क्योंकि रूथ ने पर्सनली से कॉल किया था। लेकिन रूथ ने अपने कोल्ड और गहरी आवाज में पूछा, क्या तुम अभी अभी हॉस्पिटल गई थी? उसका सवाल सुनते ही प्रिया की स्माइल जम गई। उसने कहा, मैं बस सिया को देखने गई थी, उसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो मुझे उससे एक बार मिलना चाहिए था ना। क्या तुम वहां सिर्फ उसे देखने गई थी? रूथ की आवाज बर्फ की तरफ ठंडी थी, जो प्रिया को डर के मारे कांपने पर मजबूर कर रही थी। उसने कहा, ऑफ कोर्स, और उसके अलावा मैं क्या करूंगी? प्रिया, ध्यान से सुनो, अगर मुझे पता चला कि तुमने उसके साथ कुछ किया है तो इतने सालों से हमारे बीच जो दोस्ती है उसे मैं भूल जाऊंगा। इस बात के लिए मुझे ब्लेम मत करना। अब जल्दी से जल्दी घर वापस आओ, आज के बाद तुम मेरे परमिशन के बगैर यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। इतना कहकर रूथ ने फोन कट किया और अपना कोट लेकर उनसे बाहर निकल गया। वही रास्ते में उसे अहीर मिल गया, जो वंश के रूम से बाहर आ रहा था। क्या तुम जा रहे हो? रूथ अचानक से इसके साथ काफी अटैच फील कर रहा था। उससे कुछ अलग से इमोशन फील हो रहे थे। उसे पता था कि अभी तक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट बाहर नहीं आए हैं, मगर उसका दिल कह रहा था कि वही उसी का बेटा है, और ना और क्या कारण हो सकता है अहीर उसे इतनी बुरी तरह टारगेट करे। और उसे भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। शायद अहीर के इस तरह करने से रुद्र के दिल में बसा हुआ गिल्ट थोड़ा कम हो जाए। अहीर ने रुद्र के हाथ में जैकेट देखी और वह समझ गया कि रुद्र बाहर जा रहा है, इसलिए उसने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। तभी वंश रूम से बाहर आया और उसने चिल्लाते हुए कहा, कल भी तुम मुझसे मिलने आना। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र रुद्र पर पड़ी, वह थोड़ा सा डर गया और बिल्कुल शांति से खड़ा हो गया। अहीर ने धीरे से रुद्र से कहा, आपको अपने बेटे से अच्छे से बिहेव करना चाहिए। जब आप किसी और के पिता बन जाते हैं तो आपको एक पिता की तरह बिहेव भी करना होगा। इतना कहकर वह मुड़ा और वहां से चला गया, और उसकी बात से रुद्र हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या अभी अभी छोटे बदमाश बच्चे ने उसे कुछ सिखाया। एक 4 साल का बच्चा ऐसी बातें कैसे कर सकता है? जाओ, जाकर अपने रूम में लेट जाओ और आराम करो। तुम्हारी माँ थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे और तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाएंगे। मैं बाहर जा रहा हूँ और दोपहर में वापस नहीं आऊंगा। इतना कहकर रुद्र वहां से मुड़कर चला गया। वह अहीर के पीछे पीछे जाने लगा। वंश अहीर को जाता हुआ देख रहा था और अपना हाथ हिला रहा था। वह बहुत उदास था। वह सचमुच बाहर जाकर अहीर के साथ खेलना चाहता था, लेकिन अपने डैड के सामने वह कुछ नहीं बोल पाया, इसलिए वह सब भुलाकर वह वापस जाकर अहीर के द्वारा डिजाइन किया हुआ गेम खेलने लगा। जब अहीर दरवाजे से बाहर आया तो पायल वहीं पर उसका इंतजार कर रही थी। हे बच्चे, तुम्हें यहाँ पर मजा नहीं आया और तुम इस तरह बाहर कहाँ जा रहे हो? तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारी मॉम को मुझे तुम्हारी चिंता होगी? इतना कहते हुए रुद्र उसके पीछे पीछे आया और उसने अहीर का हाथ पकड़कर कहा, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। मगर पायल ने तुरंत अहीर का हाथ रुद्र से छुड़ाया और उसे अपने पीछे करते हुए बोली, मिस्टर ठाकुर, आप बहुत बिजी इंसान हैं और दोपहर हो चुकी है, इसलिए आपको अपने घर पर रहकर लंच करना चाहिए। हमारी सिया को आपकी कोई जरूरत नहीं है। पायल की बातें सुनकर रुद्र ने डिसअपॉइंट होकर अहीर को देखा, लेकिन पायल ने उसे इग्नोर किया और अहीर को गाड़ी में बिठाते हुए बोली, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें नहीं पता कि दुनिया में कैसे कैसे बुरे लोग हैं। तुम्हें किसी अंजनी के कार में नहीं बैठना चाहिए। क्या तुम्हें डर नहीं है कि वह तुम्हें ले जाकर बेच देंगे और तुम अपनी मॉम से कभी नहीं मिल पाओगे? पायल के शब्द बहुत ही रूड थे, जो वहां खड़े रुद्र ने भी सुने, मगर उसने कुछ नहीं कहा और जल्दी से जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। अहीर ने रुद्र के गुस्से को देखा और फिर अपना सर हिलाते हुए उससे बोला, मासी, मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि आप उनके साथ थोड़ा फ्रेंडली बिहेव करें। भूलिए मत कि पूरे दिल्ली शहर में उनकी बात कोई नहीं डाल सकता। अगर वह आपसे दिल करने पर उतर आए तो उनके एक बार बोलने पर आप अपनी जॉब खो देंगी, इसलिए आप थोड़ा संभल जाए, वरना उस वक्त रोएगा मत। बदमाश बच्चे, तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ और एक दिन अगर मेरी नौकरी चली गई तो तुम्हें मुझे सपोर्ट करना होगा? पायल ने अहीर को चिढ़ाया। ये बच्चा दिन भर मैच्योर आदमियों की तरफ बातें करता रहता है। अहीर ने मुंह बनाया और बोला, कौन आपको सपोर्ट करना चाहता है? आप बहुत ज्यादा खाती हो। अगर मैं आपको सपोर्ट करने लगा तो मेरे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। नालायक, तुमने कहा कि मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ? आप बस मोटी है। अगर आप इसी तरह खाती रही तो मुझे डर है आपको कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा। अहीर ने पायल की बेइज्जती करते हुए कहा। तो उसकी बात सुनकर पायल ने एक डेविल स्माइल के साथ बोली, अगर मुझे कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिला तो तुम हो ना, तुम मेरी शादी कर आओगे?
मैं क्यों आपकी शादी कराने लगा? मेरे पास मेरी मॉम और बहन है, उनका मुझे ध्यान रखना है। यहाँ से जल्दी चलिए, मोम के पास कुछ खाने के लिए नहीं होगा, हम उनके लिए खाना लेकर चलेंगे। इतना कहकर अहीर ने जल्दी से अपनी सीट बेल्ट बांध ली। अपनी सीट बेल्ट लगाते हुए पायल ने फिर पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि रुद्र हॉस्पिटल आएगा? मुझे नहीं पता और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉम मेरी है और मुझे उन्हें देखना है, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वह वहाँ पर आएंगे भी तो एक विजिटर का तौर पर, अगर उन्हें हमारा होना वहाँ पसंद नहीं आएगा तो वहाँ से जा सकते हैं। उसकी बात सुनकर पायल ने पूछा, तुमने अभी अभी मुझे नहीं कहा कि मुझसे उससे उलझने नहीं चाहिए वरना मेरी नौकरी चली आएगी? तो तुम एक बच्चे हो, तुम उसे भगा सकते हो। आपको पता है मैं सिर्फ एक 4 साल का बच्चा हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि वह मुझे अपने एक हाथ से उठाकर दूसरी जगह रख देंगे? इसी तरह दोनों पूरे रास्ते बहस करते हुए खुशी खुशी हॉस्पिटल वापस आ गए। लेकिन जैसे ही वह लोग बोर्ड के अंदर आए, उन्हें बोर्ड का एटमॉस्फेयर कुछ ठीक नहीं लगा और रुद्र के कोल्ड औरों की वजह से आसपास का माहौल काफी ठंडा लग रहा था। जब अहिर अंदर आया और उसने अपनी मॉम का एक साइड का चेहरा सूजा हुआ देखा और उस पर किसी की उंगलियों के निशान देखे तो उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। आप बहुत बुरे हैं, आप हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर हाथ उठाने की? इतना कहकर दौड़ के एक शेर के बच्चे की तरह रुद्र के पास गया और अपने हाथों और पैरों से रुद्र को मारने लगा। रुद्र वहां बिना किसी इमोशंस के खड़ा था और अहीर को रोक भी नहीं रहा था। पायल भी जल्दी से अंदर आए और जैसे ही उसने कनक को इस तरह देखा वह और गुस्से में पागल हो गई। रुद्र ठाकुर, तुम अपने आप को एक मर्द कहते हो, तुम एक औरत पर हाथ कैसे उठा सकते हो? कनक ने अपने सामने अहीर और पायल का ऐसा रिएक्शन देखा और उसने जल्दी से कहा, अहीर, उन्होंने मुझे नहीं मारा, रुक जाओ। कनक चिल्लाई मगर अहीर नहीं रुका। उसके बदले वह आगे गया और उसने रुद्र का हाथ पकड़कर उसे बहुत तेज बाइट किया। रुद्र को अपने हाथ में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने अहीर को धक्का देने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसे डर था कि अहीर को चोट लग जाएगी। कनक ने अपने बगल में खड़ी पायल को देखा जो हैरानी से मुंह खेले अहीर को देख रही थी और फिर से कहा, पायल जाओ, अहीर है को वहां से हटाओ। सचमुच मिस्टर ठाकुर ने कुछ नहीं किया? रियली? ये बात ओवियस थी कि पायल को बिल्कुल भरोसा नहीं था क्योंकि जब वो गई थी तो कनक बिल्कुल ठीक थी और जब वह वापस आई है तो कनक को चोट लगी हुई है और रुद्र उनसे पहले यहाँ आया था। अगर रुद्र ने उसे नहीं मारा तो रुद्र के अलावा कौन? कनक भी पायल का डाउट समझ गई और उसने धीरे से कहा, यह उसने नहीं किया, ये प्रिया ने किया है। देखो, प्रिया की लाई हुई चीजें अभी भी यही है। उसकी बात सुनकर पायल ने टेबल पर रखे सप्लीमेंट देखे और उसके बाद गुस्से में ही से बोली, प्रिया क्या वह रुद्र की गर्लफ्रेंड नहीं है? अगर इसने तुम्हें नहीं मारा फिर भी गलती इसी की है। अहीर, इसे और जोर से बाइट करो। जब अहीर ने सुना कि उसकी मॉम ने कहा कि रुद्र ने उसे नहीं मारा तो उसे लगा कि उसकी मॉम रुद्र को बचाने के लिए कह रही है, लेकिन जब उसने पायल की बात सुनी तो उसे अचानक ऐसा लगा जैसे वह कोई डॉग है जिसे पायल ऑर्डर दे रही हो। उसने जल्दी से रुद्र का हॉर्न छोड़ दिया और देखा कि रुद्र के हाथ पर उसके दांतों के गहरे निशान थे और थोड़ा थोड़ा खून भी। उसने अपना सर घुमाया और बड़े एटीट्यूड से कहा, यह मत सोचेगा कि आपने मॉम को नहीं मारा तो मैं आपसे माफ़ी मांग लूँगा, क्योंकि मेरी मॉम को आपकी गर्लफ्रेंड ने नुकसान पहुंचाया है, इसलिए आपको ये बर्दाश्त करना होगा। प्रिया मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, रुद्र ने बहुत ही लाउड और क्लियर आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर कनक और पायल दोनों हैरान होकर उसे देखने लगे। उन्होंने रुद्र के मुंह से कुछ और एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्ट किया था, लेकिन उनके मन में भी सिर्फ एक ही ख्याल था कि प्रिया और रुद्र का एक बेटा है और वह उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। क्या बकवास है? कनक ने अहीर की तरफ देखा और कहा, अहीर यहाँ आओ। कैसी हैं आप? क्या आपको दर्द हो रहा है? मैं अभी कुछ आइस क्यूब लेकर आता हूँ जिससे ये ठीक हो जाएगा। ओके। कनक को देखते ही अहीर के एक्सप्रेशन एक गुस्सैल छोटे शेर से डायरेक्ट एक क्यूट पपी में बदल गए। पायल उसे इस तरह देखकर पर उसे गले लगाकर शांत कराना चाहती थी। कनक ने अपने बेटे का सर छुआ और कहा, मॉम ठीक है, ये सूजन थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, तुम पायल मासी के साथ जाओ और मोम के लिए थोड़ा सा खाना लेकर आओ, मोम को बहुत भूख लगी है। बट मोम अगर मैं चला गया और फिर से किसी ने आपको चोट पहुंचाई तो? अहीर ने रुद्र को देखते हुए गुस्से में कहा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी मॉम को फिर से चोट नहीं लगेगी, रुद्र ने जल्दी से बोला, लेकिन अहीर ने उसी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से में बोला, जाए कुछ भी मत बोलिए। जो मॉम और मेरे गॉडफादर एक साथ रहते थे तो वह मॉम का अच्छे से ख्याल रखते थे, लेकिन जैसे ही मॉम यहाँ आए हैं और उनका एक्सीडेंट आपकी फैक्ट्री में हुआ और आपकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें थप्पड़ भी मारा, आपकी बातों पर भरोसा किसे है? अहीर की बातों ने रुद्र को स्पीचलेस कर दिया। उसे मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी।
और उसके बाद कनक की तरफ देखने लगा। जब जब वह अहीर के मुंह से सुना कि अनिरुद्ध कनक से कितने अच्छे से बिहेव करता है और अहीर अनिरुद्ध को कितना पसंद करता है तो उसके अंदर की जलन उमड़ने लगती थी। तभी कनक ने बिना किसी एमेशन के कहा, आपकी इतनी दया के लिए थैंक यू सो मच मिस्टर ठाकुर। लेकिन शायद दिल्ली शहर को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, या फिर हो सकता है कि मैं एक औरत हूँ इसलिए आपकी गर्लफ्रेंड मिस प्रिया ने कुछ गलत समझ लिया हो। लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड के शक के दायरे में आकर चोट खाने का मुझे कोई शौक नहीं है और यह आखिरी बार था जब आपकी गर्लफ्रेंड इसी तरह छूट गई। अगली बार मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मेरे पैर टूट चुका है और मैं काम पर नहीं जा सकती। मैंने ऑलरेडी अनिरुद्ध को फ़ोन कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि मिस्टर ठाकुर फ्लाइट टिकट बुक करने जैसी छोटी सी काम में मेरी मदद जरूर कर देंगे। मैं वापस अमेरिका जाना चाहती हूँ। जैसे ही कनक की बात रुद्र ने सुनी उसकी आंखें धुंधली हो गई और उसने कहा, क्या तुम जा रही हो? यस, मेरे जाने के बाद मिस प्रिया को कोई गलतफहमी नहीं होगी और मैं आराम करने पाऊंगी, वरना कैसे पता कि अगली बार मेरी लाश भी किसी को ना मिले। तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे यहाँ से जाने के लिए कह दूंगा, रूथ ने डायरेक्टली कहा। वह किसी भी कीमत पर कनक को दूर नहीं जाने देना चाहता था। कनक मुस्कुराए और उसने कहा, एक मेरे जैसे अजनबी और आउटसाइडर के लिए आपको अपने और मिस प्रिया के रिश्ते खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वैसे भी यहाँ की नहीं हूँ तो मैं वापस चली जाऊँगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जो मेरा पैर ठीक हो जाएगा तो अगर आप चाहेंगी तो मैं काम के लिए वापस आ जाएंगी। यस, हम वापस जा रहे हैं गॉडफादर के पास। मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। हम कब वापस जा रहे हैं? वापस जाने की बात सुनकर ही हीर बहुत खुश हो गया और उसका ऐसा बिहेवियर रुद्र को अंदर तक हॉट कर रहा था। उसने कहा, तुम लोगों को यहाँ से जाने की परमिशन नहीं दे रहा हूँ मैं। तुम्हारी परमिशन? रुद्र ठाकुर, तुम्हें क्या लगता है कौन हो तुम और यहाँ से जाने के लिए उसे तुम्हारी परमिशन की जरूरत क्यों है? पायल अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वह सिर्फ थोड़ी देर के लिए बाहर गई और प्रिया ने कनक पर हमला कर दिया। अगर अपने जख्मी पैर के साथ कनक यहाँ पर रहेगी तो पक्का प्रिया उसे और नुकसान पहुँचाएगी। रूथ ने उसे देखते हुए कहा, मैं प्रिया के साथ डील कर लूंगा, लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं जा सकती। मैं मिस्टर पाठक को भी कॉल कर दूंगा और सारी बातें क्लियर कर लूंगा। मिस्टर ठाकुर, मुझे लगता है कि इससे पहले कनक अपनी बात खत्म कर पाती, रुद्र एक कदम आगे आया और उसका पावरफुल ऑरा की वजह से कनक चुप होने के लिए मजबूर हो गई। तुम्हें क्या लगता है कनक? मेरे हिसाब से हमें कुछ देर अकेले में बात करनी चाहिए। उसकी आंखें बिल्कुल पहले की तरह सोफत नहीं थी। उसकी आंखों में थोड़ा वायलेंस और धमकी साफ साफ दिख रही थी। कनक ने उसे कभी इस तरह नहीं देखा था। उसे इस तरह देखकर वो एक पल के लिए शॉक हो गई। टू बी कंटिन्यूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।